सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं फिर 2023 नीट में केमिस्ट्री का डिस्कशन। मैं हूं हरप्रीत मैम और साथ है मेरे सुब्रांशु सर, तो साथ में डिस्कशन भी करेंगे। देखते हैं कैसा था, मॉडरेट था, कैसा लगा आप लोगों को और हम लोगों को कैसा लगा, फिर हमारे व्यूज़ मैच करते हैं कि नहीं, और देखेंगे भी क्वेश्चंस कैसे कैसे थे और सॉल्यूशंस भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे क्वेश्चन सुब्रांशु कैसा लग रहा था क्वेश्चंस? Questions যদি মই চাওঁ ইনঅৰ্গেনিক এণ্ড অৰ্গেনিক ইটছ কমপ্লিটলি ইজি এণ্ড মানে চাব গ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ NCERT বুকছৰ পৰা আহিছে। ইভেন ইনঅৰ্গেনিক অলছ NCERT পৰা আহিছে, বাট য়েছ আই ৱান্ট টু সে কি অলপমান ডেপ্থৰ পৰা আহিছে, মানে অলপ ডেপ্থৰ পৰা আহিছে ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ডি ব্লকছ। য়েছ, ডি ব্লকছৰ পৰা NCERTৰে লাইন হয়, গোটেইকেইটা লাইন যিকেইটা আছে চবতে NCERT লাইনে আছে, খালি ইনঅৰ্গেনিকত মই কৈছোঁ যে অলপমান ডেপ্থত গৈছে, NCERT ভিতৰত গৈছে, বাট ফিজিকেল এণ্ড অৰ্গেনিক it's really easy, ma'am, right? And one thing more, inorganic part ना पूरा अच्छे से कवर हुआ है, that you will have to agree, yes, because P block से 3 questions, S block से 1 question, D block से 1 question, coordination compound से 1 question, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो लेफ्ट आउट हो गया, राइट? बट whereas organic में कुछ पार्ट लेफ्ट आउट हुआ है, जैसे GOC से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, आइसोमेरिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आया, नॉमेनक्लेचर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट अनटच्ड गया है, हाइड्रोकार्बन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो ऑर्गेनिक का थोड़ा सा मान सकते हैं कि इतना मतलब ये नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं था, बट यस ये तो, और आई थिंक फिजिकल का ग्राफ एंड ऑल तो सब कुछ मतलब पूरा ग्राफ जिमान आइছে सब NCERT किताबों पर आइছে, पूरा वो तो NCERT बेस्ड है, और फिजिकल इज आई थिंक ठीक है, इजी रहा। फिजिकल वाला पार्ट इजी था। तो ओवरऑल बोल सकते हो कि मॉडरेट पेपर था, लेंथी था, थोड़ा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग जरूर था, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, स्पेशली असर्शन रीजनिंग जो था ना, अगर थोड़ा भी मैं ये बोलूं कि थोड़ा कहीं से हार्ड हो गया तो वो असर्शन रीजनिंग, मतलब जहां पे आपको सोचना था, गेम चेंजर क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजनिंग थे, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन भी थे। देखते हैं अब आगे, देखते हैं। हाँ, तो चलो देखें क्या क्या था। फर्स्ट करते हैं स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो हमारे पास है क्वेश्चन पेपर, आई थिंक F1 है, ये है ना, F1 कोड है। तो उसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है पूरा इनऑर्गेनिक का, डी ब्लॉक से NCERT एज इट इज दिया हुआ है, ये NCERT में दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर +1। ये थोड़ा सा भूल हुआ लिखने में, ये थोड़ा +1 है, ये कॉपर +1 है, Cu +1 +1 है ना, ये NCERT में है। पूरा एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे दिया हुआ है और बहुत इजी भी था, अगर ना भी दिया हो तो भी आप लोग देख सकते हो कि कॉपर +2 जो है, कॉपर +2 का कन्फिगरेशन सबको पता है D9 है, और कॉपर +1 क्या है, D10 है। एज सच कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कॉपर D10 जो कन्फिगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इस केस में कॉपर +2 जो कि D9 है वो ज्यादा स्टेबल है। तो रीजन उसका बहुत क्लियर था, इसका ये साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उसका जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी है वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो आपका आंसर इसमें था ये नंबर 2 वाला, है ना। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सुब्रांशु बहुत इजी है, यू कैन डिस्कस दैट। ये सरफेस केमिस्ट्री से आ गया, सरफेस केमिस्ट्री, সারফেস কেমিস্ট্রি পৰা কোৱেশ্চনছ আহিছে বহুত ইজি, ঠিক আছে, বহুত ইজি, দেখিলে গম পাবা। প্ৰথম কথা সুধিছে কি হেটাৰজিনিয়াছ কেটালিষ্ট, আৰে হেটাৰজিনিয়াছ কেটালিষ্ট কি আছিলে, যিটো ফেজ ডিফাৰেণ্ট হয়, মানে ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু কেটালিষ্টৰ কি হ'ব, ফেজ ডিফাৰেণ্ট হৈ যাব। একো চাব নালাগে, তোমালোকে যদি অপশ্যনবোৰত চোৱা, অপশ্যনবোৰত যদি চাই পেলাই ইয়াত চোৱা আইৰণ দিয়া আছে, আইৰণ অপশ্যন নম্বৰ 3 আইৰণ দিয়া আছে। আইৰণ কেনেকুৱা টাইপৰ হয়, সলিড হয়, ৱেৰাজ ডাই নাইট্ৰজেন N2 কেনেকুৱা হয়, গেছ হ'ব, ডাই হাইড্ৰজেন মানে হাইড্ৰজেন কি হ'ব, গেছ হ'ব। সো এতে মিলি প্লে তোমালোকক কি দিয়ে, এমোনিয়া দিয়ে, এমোনিয়াও গেছ আছে, আৰু ওপৰত কি আছে তোমালোকৰ সলিড ৰাখিব, আইৰণ কি হয়, সলিড হয়, আৰু হেতুৱে তোমালোকৰ হেটাৰজিনিয়াছ হৈ যাব। সো অপশ্যন নম্বৰ 3 মানে ডাইৰেক্ট জাস্ট এটা পইণ্ট তোমালোকে পইণ্ট আউট কৰিব লাগে যে কোনটো হৈ আছে কোনটো নাই। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आई थिंक ये सबका ठीक होगा, आई डोंट थिंक किसी का भी गलत सबका ठीक हुआ है ना। चल नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो, ये तो मतलब कॉमन है, ये सीधा सीधी क्वेश्चन তোমালোকৰ নোটছৰ পৰা আহিছে, ঠিক আছে। তোমালোকে অফলাইনতো চাব গ'লে অফলাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টছৰ যদি কপি ওলাই চোৱা, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কমন আহি গৈছে, ডাইৰেক্ট, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট কপিৰ পৰা আহিছে, বেলেগ ক'ৰ পৰা অহা নাই, তথাপিও কৰি দেখাইছোঁ।
তো অফলাইনত যি পঢ়াই আছো ইয়াতো সেয়াই চলি আছে, তো ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। তো তোমালোকৰো সেয়াই চলি আছে। তো চোৱা, প্ৰথম কথা ইয়াতে দিছে কি বইলছ লৰ কাৰণে দিয়া আছে, ৰাইট। চ' বইলছ লৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু জানা যে ইয়াতে কি হয়, PV is equal to K হয়, বা তোমালোকৰ যদি চোৱা PV is equal to constant, মানে P inversely proportional to 1/V হয়। এটা PV যদি হয়, PV যিটো গ্ৰাফ আছিলে PV is equal to K, ইয়াক যদি মই X ধৰো, V যদি মই Y ধৰো, ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনটো পোৱা, হাইপাৰবোলা। চ' PV যোনটো গ্ৰাফ হয় সেইটো এনেকুৱা হাইপাৰবোলা হয়। চ' P 1/V কেতিয়া হ'বই নোৱাৰে, অপশ্যন নম্বৰ 2 এনে কেনচেল গুচি গ'ল। ঠিক সেইদৰে যদি তোমালোকে P is equal to K 1/V কৰা, আৰু যদি তোমালোকে ইয়াক y এক্সিছত ৰাখা, ইয়াক যদি x এক্সিছত ৰাখা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কেনেকুৱা পাবা, এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেট লাইন পাবা। ডাইৰেক্টলি P and 1/V is directly proportional straight line। তো straight line হলে তোমালোকৰ চোৱা এটো অপচন হ'ব নোৱাৰে, তো এটো হ'ব নোৱাৰে, এই দুটা থাকি গ'ল। এই দুটাৰ ভিতৰত যদি প্ৰথমটো চোৱা, ইয়াত কেনেকৈ কৰিব লাগে, তোমালোকক মই কি কৈছিলোঁ যে যিটো বস্তু কনষ্টেণ্ট ধৰা তাত এটা ষ্ট্ৰেট লাইন টানি দিয়া। যদি তোমালোকে ষ্ট্ৰেট লাইন চলি চলে চোৱা, ইয়াত P এক্সিছত এটাত কাটিছে, ইয়াতো Pত কাটিছে, ইয়াতো P কাটিছে, মানে চোৱা T1ক যিটো কাটিছে মই নাম দি দিলোঁ P1 বুলি, T2ক যিডালে কাটিছে মই নাম দি দিলোঁ P2 বুলি, আৰু ইয়াক মই নাম দি দিলোঁ P3। এতিয়া গ্ৰাফটো চাই তোমালোকে গম পাইছে যে P3 গ্ৰেটাৰ দেন P2 গ্ৰেটাৰ দেন P1। আৰু মই কৈছিলোঁ যে ষ্টেটছ অফ মেথড এটা ইকুৱেশ্যন আছে, চব যদি চোৱা PV ইজ ইকুৱেল টু NRT পৰা যদি তোমালোকে চোৱা, চ' P কি হৈ আছে, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু T হৈ আছে। চ' ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু T হ'লে T3 গ্ৰেটাৰ দেন T2 গ্ৰেটাৰ দেন T1। চ' অপশ্যন নম্বৰ 1 তোমালোকৰ কি হৈ আছে, কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, আৰু এই গ্ৰাফখন NCERT দিয়া আছে, ঠিক আছে, গ্ৰাফ NCERT আছে, NCERT গোটেই গ্ৰাফ কেইখন দিয়া আছে, গোটেই কমপ্লিটলি NCERT পৰা আহিছে। চ' তোমালোকে কি গম পালা যে যিটো 53 কুৱেশ্যন আহিছে ষ্টেটছ অফ মেটাৰৰ পৰা আহিছে, তাৰ এনচাৰ কোনটো হৈ গ'ল, অপশ্যন 1। ঠিক আছে, নেক্সট এগেইন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি কুৱেশ্যন, ৰিएक्शन কাইনেটিক্স। ये क्वेश्चन लेकिन असर्शन रीजनिंग, हाँ असर्शन रीजन सॉलिड थे लेकिन रे ভাল কোশ্চেন আহিছে, ঠিক আছে, ভাল কোশ্চেন আহিছিলে। সো assertion রিজনত প্ৰথমতে assertion কি দিছে, এ ৰিएक्शन can have a zero activation energy, যাৰ activation energy মানে EA কি হ'ব পাৰে, 0 হ'ব পাৰে। আৰু ৰিজনত তেওঁলোকে কি দিছে, the minimum x টাইম, নেক্সটটো তোমালোকে যদি বেসিক্যালি চোৱা activation energy definition দি থৈছে। সো ডেফিনেশনটো অবভিয়াসলি ট্ৰু আছে, ইয়াতে ডেফিনেশন তোমালোকৰ কি আছে, ট্ৰু আছে, ৰিজন তো তোমালোকৰ ট্ৰু আছে। এসাৰ্শন তো যদি চোৱা, এই ৰিएक्शन can have zero activation energy, yes কিছুমানৰ পসিবল আছে, যেনেকৈ স্পেসিফিক্যালি মেম কি কম, ৰেডিকেল ৰিएक्शंस, yes ৰেডিকেল ৰিएक्शंस বোৰত বেসিক্যালি एक्टिवेशन एनर्जी মেম 0 হয়, हां बहुत फास्ट है, ठीक है। हां तो तार जीरो एक्टिवेशन एनर्जी मींस रिएक्शन इज गोइंग टू गेट वेरी फास्ट, उसको ऊपर चढ़ना ही नहीं है ना, वो जो हेल होती है उसके ऊपर चढ़ना ही नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी কি হয়, এটু হয়, তো এটু ট্ৰু হৈ আছে, এটু ট্ৰু হৈছে, বাট এক্সাক্ট explanation নহয়। So assertion and reason দুইটাই true হয়, but reason is not the correct explanation. So ক'ত আছে চাই ললে হৈ যাব, option number A, both A and R are true and R is not the correct explanation. So 54 ৰ কি হৈ গ'ল, 1 হৈ গ'ল, 53 ৰ তোমালোকৰ 1 হৈ গ'ল, ঠিক আছে। So easy questions আহিছিলে, easy questions, আৰু একো নাই, ঠিক আছে, easy আছিলে। So আমি next question চাওঁ, next question হলে আমি মুভ কৰিছো। yes next question, এটু ম্যাম लेंस एक्सेप्ट ना, हां अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग है, देखो ये लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो जीओसी वाला पार्ट है, वहां से ये क्वेश्चन मिला, ये मिला, ये क्वेश्चन है ना। तो ये आई थिंक लेन एक्सट्रैक्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, और लेन एक्सट्रैक्ट में सोडियम तो आप डाल ही रहे हो, राइट। मिलके क्या बनाएंगे, देखो कार्बन तो रहेगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो मिलके ये हमको NaC, ये देखो ये रहा NaSCN है ना, NaSCN सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि उसमें सल्फर भी है और उसमें नाइट्रोजन भी है, राइट। और इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन, जब आप फेरिक आयन डाल दोगे तो ये बनाएगा क्या, देखो फेरिक में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, और यहाँ पे देखो इसका क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो होना चाहिए था FeSCN थ्राइस, यू नो। ये जो कंपाउंड है ये रेड कलर का है, तो रेड कलरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिया आपको, क्या दिया है देखो FeSCN थ्राइस नहीं दिया, चलेगा, उसका उसने एक फॉर्म दे दिया SCN ओनली 1, और ऊपर उसने 4 दे दिया +2, तो ये भी एक रेड कलर का कंपाउंड है। तो रेड कलर आया मतलब उसमें सल्फर है और उसमें साथ में नाइट्रोजन भी है, तो वो इसके लिए आता है, फॉर दिस रीजन।
ऑप्शन नंबर, ये तो व्हाइट है, ये तो व्हाइट है, ये भी व्हाइट है और ये ब्लू है, वैसे आपको उससे पता चल जाना चाहिए, है ना? तो इजी था। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन लेकिन रीअरेंजमेंट पे आया। जनरली देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में कहीं पे रीअरेंजमेंट का कोई भी मेंशन नहीं है, राइट? तो लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन्स हैं जहां पे हमको रीअरेंजमेंट पढ़ाना पड़ता है। हम लोग पढ़ाते भी हैं हमेशा, कार्बोकेटाइन जैसे ही कराया उसी के साथ साथ बता देते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का था। लेकिन उससे भी ज्यादा देखो, ये क्वेश्चन मतलब आप उतना भी इजी नहीं मान सकते हो इस क्वेश्चन को, बिकॉज पहले तो आपको रिएक्शन को देख के पहचानना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो गाइज, मैकेनिज्म हम लोग जब पढ़ते हैं और साथ साथ में बताते जाते हैं कि इसका ये मैकेनिज्म है, पहले तो पूरा मैकेनिज्म सीखना है, उसके बाद याद रखने हैं मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये पर्टिकुलरली ये जो रिएक्शन है ना, इसका मैकेनिज्म SN1 होता है। SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है? वो है कार्बोकेटाइन, राइट? तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि SN1 ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, आपको कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, और जहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा वहां रीअरेंजमेंट होने का चांस है। डोंट फॉरगेट दैट, राइट? तो अभी क्या होता है, ये गलती आप क्या कर सकते थे? आप गलती ये कर सकते थे, यहां से OH हटाया और उसकी जगह BR लगा दिया, राइट? तो जिसने वो किया उसका तो हो गया गलत। लेकिन जिसने ये सोचा कि भाई ये SN1 का मैकेनिज्म है और जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, वो आई थिंक गलती नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन हमको कहाँ मिलने वाला है? ये OH जाने के बाद ये कार्बन पे मिलेगा हमको पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन देखो इसका नेक्स्ट वाला जो नेबर है वो टर्शरी है ना? तो जब ऐसा होता है तो वहां पे क्या होगा? एक रीअरेंजमेंट होने का चांस होगा। अगर मैं यहां लिख के दिखाऊं आपको, तो ये CH3 और ये कार्बन पे था पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो वो किस टाइप का कार्बोकेटाइन था? सेकेंडरी। इस तरफ तो प्राइमरी है, इस तरफ लेकिन टर्शरी है। तो वो टर्शरी से कुछ मांगेगा। क्या मांगेगा? हाइड्राइड। मतलब क्या मांगेगा? वो तो कुछ भी मांगेगा, लेकिन वो देगा क्या? वो देगा जो छोटा होगा। उसके पास देखो बड़े बड़े नोट्स भी है मिथाइल, और उसके पास एक छोटा नोट भी है, हाइड्राइड। तो हमेशा जब देने वाला होता है ना, जो हमेशा छोटा नोट निकाल के देता है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने वाली है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट जैसे हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और आपका ब्रोमाइड आके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो मतलब Br कौन सी कार्बन पे होना चाहिए था? ये कार्बन पे होना चाहिए था। तो कहाँ है आपका राइट आंसर? ये देखो, Br ये वाला टर्शरी कार्बन पे है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है? तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो हम लोग को अभी याद रखना है कि एनसीईआरटी ओके, हम एनसीईआरटी बहुत ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। कुछ एक चीजें हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब रीअरेंजमेंट एटलीस्ट हमको जानना पड़ेगा, है ना? चलो जी, अभी करोगे? करो। सो আগৰ কুৱেশ্যনটো দেখিলা, অৰ্গেনিকৰ আহিছিলে, আৰু অৰ্গেনিকত মই কম মেমত চাই আৰু ভালকৈ অৰ্গেনিক বুজাব পৰা মানুহ নাই, ঠিক আছে? তো তোমালোকে যদি চাব বিচাৰিছা ন, দেখিছা কিমান কম স্পেচত ন, একচুৱেলি অৰ্গেনিকৰ মেম কুৱেশ্যনছবোৰ টাফ এইটো কাৰণে হৈ যায়, ষ্টুডেণ্টছে মেকানিজিম লিখিব যায় এক্সামত মেকানিজিম নালাগে। দেখিছা কিমান কম স্পেচত মেমে বস্তুটো কৰাই দিছে, আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা, ঠিক আছে? তো গম পাইছা কেনেকৈ কৰা আমি, আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত পঢ়াই আছোঁ, গোটেই ক্লাছত যাওক, অফলাইনত যোৱা, অনলাইনত যোৱা, চবতে ছেইম থাকে, ঠিক আছে? চ' এতিয়া মই মুভ কৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে তোমালোকৰ কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ পৰা। কেমিকেল কাইনেটিক্স, আৰু এইটো কুৱেশ্যন যিসকলে MCQৰ আমি লাষ্ট ছেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি, গুগল মিটত লৈছিলোঁ, চিমিলাৰ টাইপৰ এটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চিমিলাৰ কুৱেশ্যন, জাষ্ট তাতে কি আছিলে, এটা DE বেছিকৈ আছিলে, আৰু ৰিয়েকশ্যনটোত আমি ৰেটটো নিজে লিখিব লগাত পৰিছিলে, ইয়াতে ৰেট দিয়া আছে। DPP में हमारा सेम क्वेश्चन, DPPত আকৌ ছেম কুৱেশ্যন আছে, DPPত ছেম কুৱেশ্যন আছে। তো কেনেকৈ কৰিব লাগে ইজি, ইয়াত বেছি মাথা লগাবই দৰকাৰ নাই। তো ৰেটৰ কাৰণে তোমালোকে কি পাই আছা, ৰেট ইজ ইকুৱেল টু আমাক কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে, KA² দিয়া আছে আৰু B দিয়া আছে। তেওঁলোকে কি কৈছে, when the initial concentration of A is triple, keeping concentration of B is constant, B টো কনষ্টেণ্ট ৰাখি দিছে, A টো কি কৰিছে, ট্ৰিপল কৰি দিছে। চ' KA ইয়াতে 3 আহি গ'লো, A আহি গ'লো, স্কুৱেৰ গুচি গ'ল, B টো B হিচাপে থাকিলা, 3 স্কুৱেৰ মানে কিমান আহি যাব, 9, K এইফালে কি থাকি যাব, A² আৰু এইফালে কি আহি যাব, B। এইটো কোনটো ধৰিছিলা, ৰেট ধৰিছিলা। চ' ৰেট ডেছ যদি মই চাই লওঁ, চ' ৰেট ডেছ মোৰ কিমান আহি যাব, 9 ইনটু ৰেট, মানে কিমান বাঢ়ি গৈছে, 9 টাইমছ বাঢ়ি গৈছে। 9 টাইমছ কোনটো, ইনক্ৰিজ বাই ফেক্টৰ 9, অপশ্যন নাম্বাৰ 2। 9 टाइम একো নাই, জাষ্ট অলপ মাল্টিप्लिकेशनৰ কথা আছে। सेशन रीजनिंग में कुछ गड़बड़ भी है थोड़ा सा, अगर वहाँ पे थोड़ा टफ हुआ, मतलब मान लो अगर आपको टफ लगा, तो ये वाले थे ना बोनस क्वेश्चन सारे, ये सारे ठीक कर लेते। सेशन रीजनिंग अगर छोड़ के भी आ जाते तो भी मुझे लगता है 130 प्लस मार्क्स ये था, है ना? नेक्स्ट में देखूं, चलो देखें। अब ये देखो, मैच द फॉलोइंग।
हमको आते हैं ये क्वेश्चंस, यू नो, मैथ्स का फॉलोइंग में जो भी उसने दे रखा था वो आप कर पाओगे इजीली। अब बात ये है, पता है, उसमें टाइम कैसे सेव करोगे, है ना, वो टाइम सेव, मैं थोड़ा वो टेक्निक दिखाऊंगा आप लोगों को, टाइम सेव। अच्छा, नंबर 1, इसमें ना अगर आपको मान लो कोक के बारे में जानते हो अच्छे से, फुलरीन के बारे में नहीं जानते, मान लो फुलरीन के बारे में नहीं जानते, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। कैसे? जो चीज़ आपको सबसे अच्छे से पता है, जैसे आई एम श्योर सबको पता है कि ये जो डायमंड है, डायमंड का में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो ये हमको सबसे अच्छे से पता है, ये तो कभी गलत नहीं हो सकता। तो देखो, ऐसी ऑप्शन मेरी करेक्ट होगी जहां पे बी जो डायमंड है इसका करेक्ट ऑप्शन इस तरफ से क्या होगा, 1, तो बी मेरा 1 होना चाहिए, बी मेरा 1 होना चाहिए, वही ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि मुझे बाकियों के बारे में श्योर नहीं है मे बी, लेकिन मुझे ये तो पूरा श्योर है कि ये वाला ठीक है। अब देखो यहां से ना कुछ बाकी सारे ऑप्शन निकालो आप, B1, ये B1, ये B1, तो ये मेरे ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले गए, ठीक है, 2 गए। अब बाद में देखे कंसंट्रेट करके। अब और क्या जानते हो बोलो, और इनमें से क्या जानते हो? आई थिंक ये भी जानते होगे, जो ग्रेफाइट है दैट कैन बी यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। तो मुझे ये भी पता है कि डी का जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हो गया? तो मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन रख लिए थे, ठीक है। तो ये देखो, ये D2 और ये D3 आ गया मेरे पास आंसर। मेरा आंसर यही है, मैंने टाइम कम लगाया और मेरे को फुलरीन पता ही नहीं था, तब भी चल गया। तो ये सारी टेक्निक्स ना प्रेपरेशन के टाइम, यू नो, जब हम थ्रू आउट प्रिपेयर करते हैं, आप लोग 1-2 साल जब लगाते हो प्रेपरेशन के लिए, उसी टाइम यूज करनी है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसी टाइम आपको जाके जिस दिन नीट देने बैठोगे उस दिन आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट शुड बी हैबिट, ये हैबिट बनाओ आप लोग। तो प्रैक्टिस, यू नो, प्रैक्टिस तो करनी है। तो आई सपोज आपको समझ में आया, इस टाइप से एलिमिनेशन से सारी चीजें, हाँ, किसी को भी नहीं पता हो सकता कोई चीज नहीं पता हो आपको, लेकिन चलेगा, थोड़ा स्मार्ट बनो बस, ठीक है, टाइम भी आपका कम लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना, जैसे एक तो इसमें से डेटा बेस्ड आ गया, ये डेली रिक्वायरमेंट फॉर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस। हो सकता है डेटा ना बताओ, और वैसे तो मैंने देखा ये एनसीईआरटी से है पूरा, वहां एमजी में और यहाँ ग्राम दे दिया, एनसीईआरटी से पूरा उठा रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, खाली ए टू ग्रामत दिया है या मिलीग्राम में दिया। मतलब एक तो बात श्योर है कि दे वांट स्टूडेंट्स टू गो थ्रू एनसीईआरटी लाइक बाइबल। एनसीईआरटी भाई आपको पढ़ना ही है। अगर आपके छोटे बहन भाई और प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई उनको देना है एक आइडिया या कोई भी एक पीस ऑफ ये एडवाइस देना, तो ये एडवाइस प्लीज मत जरूर दीजिए कि भाई एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते आप। एनसीईआरटी का एक चीज वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो पढ़ो आप, ठीक है, एक चीज पढ़ो, चाहे वो यूजेस हैं, चाहे वो बॉक्स में लिखा हुआ है, चाहे बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है, तो ये सब वहीं पे। अच्छा, इसमें मैं क्या बता रही थी कि मान लो आपको ये पता नहीं था, ये भूल गए, पढ़ा तो था, भूल गए, फिर भी देखो कोशिश करो, ये बाकी सारे ऑप्शन, और उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से सिर्फ एक ही आंसर है आपका। चलो देखें, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज ए कोफैक्टर। मैंने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये सबको पता है कि यहाँ कैल्शियम नहीं, यहाँ मैग्नीशियम चाहिए। ये तो गया मेरा, ये गया, ठीक है। चलो, बोन इन ह्यूमन इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। सब बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता है कि वो बहुत एक्टिव होते हैं, यू नो, बोन्स आर क्वाइट एक्टिव। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। देखो हम मिलने वाला है हमारा आंसर। मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। मैग्नीशियम का कोई रोल नहीं होता, सोडियम का, कैल्शियम का रोल है, तो मैग्नीशियम का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये भी गया। तो देखो मुझे पता नहीं था, मिल गया ना। सच में ये ऐसा है, कभी कभी हो सकता है ना कोई डेटा याद नहीं हो, है ना, तो बस डोंट गिव अप। आई ऑलवेज टेल यू व्हाट, यू नो, अगर 95% आपने काम किया है, 5% आप इधर उधर से मैनेज कर सकते हैं। 95% आप पढ़ के पूरा प्रिपेयर करके गए हो, 5% तो ये वही काम होते हैं। 95% आता था मुझे, अगर आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिर तो कैसे करोगे, राइट। तो 95% पढ़ा है आपने, जेन्युइनली पढ़ा है, तो मैनेज हो जाता है। और चलो ये सुभांशु सर करके दिखाएंगे अभी। মানে তোমালোকে এটা বস্তু যাবা যে এইটো বস্তু আমিও এগ্ৰি কৰোঁ যে এক্সামৰ দিনা গোটেইখিনি পইণ্ট মনত থাকিব নোৱাৰে, পচিবল নহয়। চ' কিছুমান বস্তু এলিমিনেশ্যন মেথড ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰা, আৰু সেইটো মেমে দেখালে কেনেকৈ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আহোঁ এগেইন এইটো ভাই, এইটোতো চলিড ষ্টেটৰ কুৱেশ্যন হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 চলিড ষ্টেটৰ পৰা আহিছে, আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন চলিড ষ্টেটত যে কিমান কৰা গৈছে তোমালোকে চাগে কমন কুৱেশ্যন, একদম কমন কুৱেশ্যন, খালি জানিব লাগে ক'ত কি আছে। চোৱা, প্ৰথমতে কৈছে কিউবিক ক্ল'জ আৰু FCCত জেডৰ যিটো নাম্বাৰ অফ এটমছ আছিলে সেইটো কি হয়, সেম হয়, ডেট উইল বি 4। যদি জেড 4 হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, অক্টাহেড্ৰেল ভইডছো তোমালোকৰ কিমান হ'ব, 4 হ'ব, আৰু টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডছ কি হৈ যায়, টুৱাইচ n হৈ যায়, মানে 2 × 4 টোটেল কিমান হৈ যাব, 8 হৈ যাব। গম পালা? এতিয়া চোৱা, তোমালোকক কি কৈছে যে যোনটো বি আছিলে, বি ক'ত আছে, তোমালোকৰ CCত আছে। CCত
বেছি মানে ইয়াৰ কিমান আহি যাব 4 আহি যাব আৰু এ তোমালোকৰ কিমান আছে চোৱা এ অকুপাই 1/3 অফ দ্য টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েস টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েস কিমানটা আছিলে 8টা আছিলে সো কিমান গুছি যাব 8/3 এতিয়া কি এনেকুৱাটো কেতিয়াও নাথাকে সো ইয়াক আমি সিম্পলিফাই ফৰ্মত কৰিব লাগে তো সিম্পলিফাই ফৰ্মত যদি কৰি মই 3D মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে মোৰ ওচৰত কি হৈ যাব a 8 হৈ যাব আৰু b কি হৈ যাব 2 হৈ যাব এটা সিম্পলেস্ট হোল নাম্বাৰ ৰেশিও যদি মই লৈ যাওঁ সো a 2 b 3 হৈ যাব তেওঁলোকে কোৱেশ্চনটোত খুদিছে হা ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में क्या बोला क्वेश्चन में सो x plus y খুদিছে x plus y খুদিছে মানে a টু লগত যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা a x আৰু b y লগত তোমালোকে কি গম পালা যে x = 2 হয় y = 3 হল এটাক যোগ কৰি দিয়া কিমান আহিব आंसर 5 বহুতে আকৌ ইয়াতে ৰখি পালে কিন্তু এডি দিয়ে এইখিনি এই হা ম্যাম এইখিনি লেকে কৰি পালে এডি দিছে কাৰণ তেওঁলোকে এটো आंसर নাই দেখো তো কোৱেশ্চনটো তো পঢ়িও চাব লাগিব ন x + y কথা খুদি আছে তো x + y কাৰণে তোমালোকৰ কোনটো হৈ যাব 5 হৈ যাব সো অপচন নাম্বাৰ কি হৈ যাব 4 ঠিক আছে অপচন নাম্বাৰ কি হ'ব 4 सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैम ये कोऑर्डिनेशन से आ गया कोऑर्डिनेशन से और बहुत इजी है मतलब कोऑर्डिनेशन से ये वाला क्वेश्चन और क्या क्या ही इजी होगा हाँ बस हाँ ये है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना है एनसीईआरटी होमोलेप्टिक ये देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एक पार्ट तो ब्रैकेट में होता है ना और जो ब्रैकेट में होता है उसमें मेटल होती है उसके साथ लीगेंड होते हैं अब ये जो लीगेंड ऐसे भी हो सकते हैं L1 L2 L3 L4 अगर ये सारे डिफरेंट हैं तो वो हेट्रोलेप्टिक हुआ अगर सारे सेम हैं तो वो होमोलेप्टिक हुआ मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ML4 सारे लिगेंड सेम है तो ये होमोलेप्टिक है तो देख लो होमोलेप्टिक कौन सा है जिसमें सारे लिगेंड सेम है देखो तो ये देखो डायएमिने क्लोरो नाइट्रो मतलब लिगेंड चेंज हो रहा है तो ये तो नहीं है पेंटाएमिने कार्बोनेटो कोबाल्ट तो ये लिगेंड चेंज हो रहे हैं दे ट्राइएमिने एक्वा क्रोमियम तो इसमें चेंज हो रहे हैं पोटाशियम ट्राइऑक्सिलेटो ये वाला पोटाशियम ट्राइऑक्सिलेटो पोटाशियम तो बाहर है ट्राइऑक्सिलेटो और साथ में एल्यूमिनेट AlOX थ्राइस ये है तो देखो ब्रैकेट के अंदर मेटल क्या है एल्यूमिनियम और आपका लिगेंड क्या है ऑक्सिलेट और तीनों लिगेंड एक जैसे हैं तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक तो ये आपका ये वाला आंसर है ठीक है ओके तो नेक्स्ट वाला देखें नेक्स्ट वाला क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 62 ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमेशा मैं बोलती हूँ केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आएगा 99.9% आएगा आ गया लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हुआ जनरली क्या पूछते हैं जनरली बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछते हैं जिनको हम ये यूज करके ये ऑर्डर यूज करके क्वेश्चन निकालते हैं डायरेक्टली ऑर्डर पूछा है तो आई डोंट थिंक मेरे को इसमें कुछ ज्यादा बताना है आपको नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम्स है वो दो तरह के हैं एक फॉर द मॉलिक्यूल्स विच हैव गॉट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन 14 और दूसरा विच हैव गॉट मोर देन 14 तो ये लेस देन 14 वाला था क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बात कर रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 तो 14 और लेस देन 14 वाला था विच इज सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग फिर 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और हमको चाहिए या पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz एंड देन एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंड पाई 2py और ये तो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग को कुछ ज्यादा वो करना नहीं मुझे नहीं लगता ये किसी ने गलत किया होगा जो पढ़ के गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसने भी पढ़ा होगा और पढ़ना चाहिए ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई स्टूडेंट होगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये पढ़ के नहीं गया होगा है ना तो ये अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन था আৰু এটা কথা মানে কি এবাৰ ন ফৰ্মুলা বেস কোৱেশ্চন বহুত আহিছে ৰাইট মেম জাস্ট লাইক এটো ফৰ্মুলা আহিছে থাৰ্মোৰ পিছত সেম এটা ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ঠিক আছে তো বি পিপি এনেকুৱা নহয় যে তোমালোক কেৱল কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো মনত থাকিব লাগিব ঠিক আছে तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पी ब्लॉक का पी ब्लॉक का फेवरेट है मतलब कोई पी ब्लॉक का बात करे तो हम ये तो करते ही ना इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना और वही ग्रुप नंबर 13 से आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर याद हो तो ग्रुप नंबर 13 में हमारे पास क्या है बोरोन है एल्यूमिनियम है गैलियम है इंडियम है एंड थैलियम है राइट और ग्रुप नंबर 13 का कन्फिग्रेशन है NS2NNP1 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 3 तीनों को यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 3 तीनों को अगर यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा 3 तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 3 लेकिन फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स ये जो है गैलियम इंडियम थैलियम इनमें ये जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते
इनर्ट हो जाते हैं। तो ये 2 अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कितने रह जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए? 1। तो वो ये जो तीनों हैं ये ज्यादा से ज्यादा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +1 शो करेंगे। एंड इनकी जो स्टेबिलिटी है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने से इंक्रीज होगी, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने से क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम +3 में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडियम और थैलियम के कंपाउंड मोस्टली किस में नजर आएंगे आपको? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बस इसी के ऊपर बेस था। ग्रुप 13 का ही सब दिया हुआ है उसने, इंडियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, थैलियम दिया हुआ है। तो थैलियम के जो कंपाउंड है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होंगे? 1 में। तो वही हमको ढूंढना था। देखो यहाँ पे इंडियम उसने क्या दिखाया? इंडियम ट्राई आयोडाइड, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो सही नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3, वो भी सही नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। थैलियम iodide that is +1 oxidation state is more stable than thallium triiodide +3 oxidation state। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा। तो आंसर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13, राइट। चलो, तो ऐसा नहीं कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ आए हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं, जरूर 1-2 क्वेश्चन थोड़े से। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। পি ব্লকস লৈ পেলাই বহুত ষ্টুডেন্টছে ভয় কোৱা, পি ব্লকস এণ্ড এছ ব্লক क्या? বাট একো নাই, বহুত ইজি হয়, কেৱল এনসিআরটি পঢ়িব লাগে, ঠিক আছে, কেৱল এনসিআরটি। कोई ऐसा पी ब्लॉक से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पी ब्लॉक, अरे बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन पेपर, है ना। तो मैं भी हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि पी ब्लॉक का जो जिस्ट है वो देखो, कॉन्सेप्ट पकड़ो पी ब्लॉक का। ये कॉन्सेप्चुअल है ना, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है कॉन्सेप्चुअल है, राइट। तो ये चीजें पकड़ो, आप एक बार पढ़ लोगे तो सारा पी ब्लॉक उसी, मतलब मैक्सिमम उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। तो डरना नहीं है कि पी ब्लॉक में तो बहुत सारे रिएक्शंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन, ये मतलब क्या बोलूँ इसको, बढ़िया बोलूँ कि क्या बोलूँ इसको क्वेश्चन को, बट ये ज़रूर है कि एनटीए चाहता है कि भाई आप एनसीईआरटी को तो चाट लो पूरा एनसीईआरटी को, और कुछ करो नहीं करो, लेकिन एनसीईआरटी को पूरा चाट लो। वो वहाँ से स्टेटमेंट उठा के आपसे पूछ रहा है कि देखूँ ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। तो ये देखें, अब ये वाला जो क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन का हमेशा डिफिकल्टी जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें देखो क्या इस असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग अपरेटस। ये हमको पता है कि दिस इज ट्रू। ये पी ब्लॉक में आपके ग्रुप नंबर 18 के यूजेस ऑफ नोबेल गैस में दिया रहता है, प्लस सॉल्यूशन में भी है ये बात, उसमें भी दिया हुआ है। तो ये बात हमको पता है कि ये बात ट्रू है, हीलियम को यूज किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए। अब आगे जो बात है उसने लिखा कि उसका रीजन ये है कि हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, आई टेल यू, बिकॉज देखो अगर मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट को पढ़ूं कि हीलियम क्यों यूज किया गया ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, राइट, तब आंसर दे रहा है कि बिकॉज हीलियम इज सॉल्युबल इन ऑक्सीजन विच इज राइट। तो उस हिसाब से तो ये राइट है, उस हिसाब से ये राइट रीजन भी है, राइट। लेकिन अगर मैं अपना नॉलेज यूज करूं कि ये डाइविंग अपरेटस में यूज होता है ब्रीदिंग के लिए, ये यूज किया जाता है ऑक्सीजन, और हीलियम को इसलिए इनकॉर्पोरेट किया जाता है वहां पे सो दैट हीलियम का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में। तो इसलिए अगर तो मेरे को ये नॉलेज है ये डाइविंग अपरेटस में के बारे में जो एनसीईआरटी ने लिखा है, उसके हिसाब से इसको हम लोग मान सकते हैं कि नॉट द करेक्ट रीजन, नॉट द करेक्ट रीजन। बट अदरवाइज अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट देखो कि ये आपने एक असर्शन दिया, क्या उसका ये स्टेटमेंट हो सकता है, तो भी उसका आंसर तो ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय पर्सनल फीलिंग कि होना चाहिए, ये बोनस होना चाहिए। तो मैं आई थिंक नहीं, आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन और व्हाट, बोनस बोल दें মানে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো বোনাছ টাইপ, আমাৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা নহয় যে হ'বই লাগিব, বাট আমি যিমানখিনি ষ্টাডি কৰিছো যিমানখিনি গম পাইছো যিমানখিনি বোনাছ হ'ব লাগে এইটো क्वेश्चन। बट अदरवाइज अगर हम लोग देखें कि जैसे नॉर्मली ट्रेंड होता है, नॉर्मली ट्रेंड क्या है, एनटीए ने देखना है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से जाऊं तो फिर भाई ये वाला रॉन्ग है, तो असर्शन आपका राइट है लेकिन रीजन आपका रॉन्ग है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर मैं मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली एनसीईआरटी, हां कंप्लीट अगर एनसीईआरटी पर, क्योंकि उसने ये दिया है ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ये, और साथ में उसने बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल, अगर उसको पकड़ते हैं तो फिर ये ठीक है, लेकिन बोनस भी हो सकता है।
आगे हाँ, ये वाला आपको बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, पता भी नहीं पता कि कहाँ से है। 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड तो तुम्हारे पढ़ी आई हाँ, ये सब ये ऐसे हो जाएंगे। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ द 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं क्या? तो इसको कितने हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ये भी बता दो। कमेंट में ठीक है कमेंट पर कितना फंडामेंटल पार्टिकल्स है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.9, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। अब जिसको ये भी नहीं पता उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ठीक है। क्या आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। होता है क्या? न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स एंड P plus N जो होता है वो न्यूक्लियॉन्स होता है, तो ये रॉन्ग है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देख लेना उसने क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट। तो हमारे करेक्ट कितने हुए? B C। कौन से हुए? हमारा करेक्ट हुआ B, और कौन सा हुआ? C, और कौन सा हुआ? E। कौन सा हुआ? B, C एंड E, तो ठीक है ना। चलो এইটো কোৱেশ্যন তোমালোকে আৰু এটা ট্ৰিক এটা মানে একদম সিম্পলিফাই ফৰ্মতো কৰিব পাৰিলেন। কিয় চোৱা, মই যদি চাওঁ প্ৰথম চোৱা 2 ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকলছ আছে, তো এইটোতো কেতিয়াও শুদ্ধ নহয়, তো এইটোতো ভুল গুচি গ'ল। বাকী তোমালোকে চোৱা যে এ ক'ত আছে, যে এইটোত আছে এ, তো এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, ঠিক আছে। 2 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এ, আৰু তো দুটা অপশ্যন গুচি গ'ল। মাথা এবাৰ কোনটোত মাৰিব লাগে? দুটাত 1 আৰু 3 মাৰিব লাগে। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা জানা যে প্ৰটন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনছ আৰ কালেক্টিভলি, এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন। চ' বিও তোমালোকৰ কাৰেক্ট নহয়। চ' ডি তোমালোকৰ ক'ত আছে? চোৱা ডি কাৰেক্ট বুলি ইয়াত দি থৈছে, এইটোতো নহয়, থাকি গ'ল কোনটো? অপশ্যন नंबर 3। ये सारे ट्रिक्स पहले सीखने के लिए हमको एग्जाम का नर्वसनेस नहीं होता। ये ट्रिक्स तब से अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि जाके मैं ये ट्रिक वहीं पे अप्लाई करूं, फर नहीं होगा, है ना। तो पहले प्रैक्टिस। और ये जो हम लोग क्लासेस में बोलते रहते हैं कि ठीक है नॉलेज गेन करो, लेकिन उसको अप्लाई करो, ठीक है। बहुत ज्यादा अपना वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है, कंटेंट हमारा लिमिटेड रखना है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और इस टाइप से प्रैक्टिस करना है कि जो क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहे तो भी आप कर पाओ, है ना। और क्योंकि 95% पढ़ा है आपने, पढ़ के आए हो, प्रिपेयर करके आए हो, ऐसे ही थोड़ी बिना प्रिपेयर करके चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो सीखते हैं हम लोग। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा भाई, नॉट करेक्ट और ये सब इसको हाईलाइट कर लिया करो कि नॉट करेक्ट लेना है मेरे को, राइट। तो देखें कौन सा करेक्ट है, कौन सा नॉन करेक्ट है। तो हाइड्रोजन वाला बेसिकली ये हाइड्रोजन से ही आ गया। देखो मतलब इस बार एक्चुअली अच्छी वो है ना, एच से भी पूछा, एस से भी पूछा, हाइड्रोजन से भी पूछा, पी ब्लॉक से भी पूछा, डी से भी पूछा, कोऑर्डिनेशन से भी पूछा, मतलब यूनिफॉर्म, क्वाइट यूनिफॉर्म পুরা ইউজ কৰিছে। এনসিআরটি প্ৰতিটো চেপ্টাৰ টাচ কৰিছে কিন্তু এইবাৰ এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু বহুত ভাল কথা এইটো একচুয়ালি। हाँ, हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, बिल्कुल ठीक है। ये हाइड्रोजन यूज होता है, नॉट ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट इट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड, तो ये भाई करेक्ट है। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉलेज है हमारा, नॉलेज हमको पता है ना, ये पढ़ा है ना हमने। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम, या हाइड्रोजनेशन खाई मूड होइছে ना, घी खाई हेतुए सेम क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, अब ये देखो हाइड्रोजन, लेकिन ये है कि ये नया है, ये चीज नहीं है, पहले कभी ऐसा नहीं कि पहले पुराने क्वेश्चन में कभी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नई चीज बनाई है, एक इस पर नई चीजें बनाई हैं। आई विल टेल यू, कुछ नई चीजें बनाई हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, और एक क्वेश्चन भी है, हम डिस्कस करेंगे, वो भी नया है बिल्कुल। हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, बोल रहा है कि हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ना सबसे इजी है, बोल रहा है, ठीक है। लोएस्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। बाकी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। कभी होगा क्या? सीधा पहले हम लोग को ये पता है कि जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना मुश्किल होगा तोड़ना, और हाइड्रोजन का द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, नॉट आई वुड नॉट से द स्मॉलेस्ट, बट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एटम, राइट। इसका भी 1s ऑर्बिटल है, उसका भी 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होगा तो कितना स्ट्रांग होगा वो ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है ये तो बिल्कुल गलत है। ये वाला जो बोला है कि डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलती करेगा। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल विच आर मोर एक्टिव देन आयरन। आयरन से मोर एक्टिव मेटल्स हो गई, जैसे सोडियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बहुत स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता, राइट। तो ये रॉन्ग लिखा है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि लेस एक्टिव, तो उसने ये मोर एक्टिव कर दिया। वापस जब आप ऐसे कर लेते हो ना, राइट रॉन्ग, वापस चेक करो कि स्टेटमेंट में क्या था। स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? नॉट करेक्ट में हमको डीई चाहिए, ठीक है। कहाँ है डीई? ये रहा नंबर 2, ठीक है। कभी कभी इसमें गलती कर देते हैं।
तो ये এইটো দেখি এলিমিনেশ্যন টেকনিক এটা ইউজ কৰিব পাৰি মেম এক মিনিট এলিমিনেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰি একদম ইজি ঠিক আছে তোমালোকে বাকী কোনো মনত নাই বোলে অকল ওপৰৰ প্ৰথম তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট গম পালা এ ট্ৰু আছে বিও ট্ৰু আছে চিও ট্ৰু আছে চ' এ বি চি এইটোতো হ'বই নোৱাৰে দেন বি আছে ইয়াত অপশ্যন 1 হ'বই নোৱাৰে অপশ্যন 4 টু বি চি ডি এইটো হ'ব নোৱাৰে তো থাকিলে কোনটো অপশ্যন 2 practice না না হা এলিমিনেশ্যন বহুত কামত আহে ঠিক আছে তো এলিমিনেশ্যন মেথড প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে আহিব কিন্তু ओके ऑर्गेनिक ये मेरा फेवरेट सुभांशु ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पता है मैं हमेशा ऑर्गेनिक में सबसे पहले ये सिखाती हूँ और इसी में बहुत सारा टाइम जाता है बिकॉज यही चीजें हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट गलतियां करते हैं बेंजाइल क्या होता है पता नहीं यू नो बेंजाइल ये जैसे फिनाइल ये है ना ये बेंजीन है ठीक है बेंजीन से मैंने एक ये हटाया तो बोलेंगे बेंजाइल है बेंजाइल है नहीं है ना बेंजाइल तो यही मैं बहुत बार सिखाती हूँ कि भाई बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो बेंजाइल है बेंजाइल एलाइल कौन सा है 2 कार्बन डबल बॉन्डेड नेक्स्ट कार्बन इज एलाइल ये दोनों कार्बन विनाइल कार्बन हैं ये दोनों कौन से हैं ये विनाइल कार्बन है लेकिन मैंने पहली बार ये क्वेश्चन आते हुए देखा है कि ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एलाइल कौन सा है तो मुझे तो यू नो अच्छा लगा ये बहुत अच्छा लगा कि कभी किसी ने पूछा जो मैं हमेशा सिखाती हूँ कि भाई विनाइल हाइड्रोजन कौन सा है विनाइल कार्बन कौन सी है तो ये इसमें क्या पूछ रहे हैं वो एलाइल तो ऑब्वियसली ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है ना ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइल और ये हो गया एलाइलिक हैलाइड तो एलाइलिक हैलाइड मतलब आंसर नंबर 2 सिंपल चलो ऑर्गेनिक ही चल रहा है अभी और ये भी देख के तो बहुत बंदा डरेगा एक बार ये जो है ना कि ये क्वेश्चन है देख के तो एक बार डरेंगे अरे यार ये क्या आ गया बट हमेशा मैं ये सिखाती हूँ ऑर्गेनिक में आपको डराना बहुत इजी होता है एग्जामिनर के हाथ में होता है आपको डराना थोड़े से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डाल दो तो आप लोगों के अरे ये तो मुझे नहीं पता सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना रिएजेंट क्या है वो ध्यान दो रिएजेंट क्या है अमलगमेटेड जिंक कंसंट्रेटेड HCl मतलब क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन करता क्या है इमीडिएटली मुझे याद आना चाहिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करता है कार्बोनिल को क्या बनाता है वो रिड्यूस करके CH2 C डबल बॉन्ड हो जहां पे भी है उसको वो किस में रिड्यूस कर देगा CH2 में रिड्यूस कर देगा सीधा तो ये रहा कार्बोनिल CH2 बनेगा ये वाला कार्बोनिल CH2 बनेगा तो देख लो ये OH दिखा रहा है होगा नहीं OH दिखा रहा है होगा नहीं ये CH3 और ये और ऊपर से ये देखो ये एक और दो कार्बन चाहिए यहाँ एक कार्बन है यहाँ एक कार्बन खा गया वो तो नहीं होगा राइट तो ये देखो दो कार्बन तो ये मेरा आंसर मतलब इजी क्वेश्चन आई वुड से देखने में जरूर एक बार लगा होगा आपको कि अरे ये क्या आ गया बट थोड़ा सा अपने आप को कंपोज कर लो और सोचो कि कहाँ से आ जाएगा मेरे सिलेबस से ही तो आएगा है ना तो बस रिएजेंट को देखो और आपको समझ में आएगा फिर हो गया नेम रिएक्शনৰ ন মই কৈছিলো যে তোমালোকে এখন সেপাৰেটলি সিট এখন বনাবা য'ত নেম ৰিয়েকশ্যন লিখে ঠিক আছে কাৰণ নেম ৰিয়েকশ্যনখিনি তোমালোকে নেমটো মনত থাকিলেহে ৰিয়েজেণ্ট কি ইউজ কৰিছিলে কি ইউজ কৰিব এইটো মই লাইভ ক্লাছত যিসকলে আমাৰ এপ লাইভ লৈ থাকে তেওঁলোকক সেইটো বস্তু কোৱা গৈছিলে স্পেচিফিকেলি যে কেনেকৈ তোমালোকে অৰ্গেনিক কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' সেই বস্তুখিনি কিন্তু বহুত কামত দিব अभी मतलब जब फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं तब शायद रियलाइज करते भी हैं स्टूडेंट कि हाँ ये तो बोला था मैम ने ये सर ने बोला था तो करना चाहिए था ठीक है नेवर टू लेट सुब्रांशु सर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি এইটোতো কৰোৱা কুৱেশ্যন হয় এইটো যোনসকলে এপত চাই আছে তেওঁলোকেতো পাৰিব খালি ভেলু বদলাইছে বাকী একো নাই ঠিক আছে কুৱেশ্যন আহিছে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা আহিছে तो কি কৈছে সো দ্য কন্ডাক্টিভিটি অফ সেন্টিমোলার কন্ডাক্টিভিটি মানে কাপ্পা ঠিক আছে বহুতে আকৌ এটো কি কয় কি নহয় কাপ্পা ঠিক আছে এন্ড রেজিস্টেন্স অফ দ্য সেল কন্টেইনিং অফ দ্য সেলস ওকে কাপ্পাৰ যোনটো ফৰ্মুলা আছিল এটো কি আছিল সেল কনস্ট্যান্ট ইনটু তোমালোকৰ কি আছিল কন্ডাক্টেন্স আছিল কন্ডাক্টেন্স মানে জি এটা তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটোত খুদিছে কি সেল কনস্ট্যান্ট উলিয়াব লাগে সেল কনস্ট্যান্ট মানে কি আছিল L/A সো কাপ্পা ডিভাইডেড বাই কি হ'ব জি হ'ব এটা তোমালোকৰ জি দিয়া নাই তোমালোকক কি দিয়া আছে 60 ওম ৰেজিস্টেন্স দিয়া আছে কি দিয়া আছে ৰেজিস্টেন্স সো জি মানে কি আছে 1/r সো কাপ্পা ইনটু r হৈ যাব সো কাপ্পা ভ্যালু কিমান দিয়া আছে সো 0.0210 ইনটু r ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 60 সো এটো যদি কৰা কিমান আহিব तो ये तो जदि करा तो 1 2 3 4 so 1.26 कोट আছে 1.2 ऑप्शन नंबर 2
একো নাই, ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি ইমান টাফ থাকে মেম, জাষ্ট কণ্ডাক্টেন্সৰ সেল কনষ্টেন্ট ইমান ইজি, ইয়াতছে ইজি কুৱেশ্যন ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি আৰু একো নাই, ঠিক আছে। आंसर भी होता है जब कुछ भी नहीं पूछते है ना, है ना। तुम लोग कितना अच्छे क्वेश्चंस करते हो, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हो, नर्स इक्वेशन पे करते करते पागल हो जाते हैं নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন কৰি ই নট সেল উলিয়াই এনেকুৱা নহয় যে কেতিয়াও নাহিব, বাট দিস টাইম ইজ ভেৰি ইজি, ঠিক আছে। मतलब वही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें समझाने की भी कोई जरूरत है। एक कोई भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पूछ लो कि भाई लुईस एसिड क्या होता है, तो आई मीन বহুতে কয় এইটো ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ হয়, হা, বহুতে কয় যে আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়ামত এসিড বেস, এইটো আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম ये जनरल सेंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉमन सेंस। ये केमिस्ट्री का कॉमन सेंस है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ आपको एक ही दिख रहा है, बाकियों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, BF3 आपको एक ही दिख रहा है। तो इस टाइप के बोनस क्वेश्चंस हैं तो बहुत सारे, अगर कोई कहीं पे थोड़ा टफ भी हो रहा है तो फिर साथ में इजी भी तो दे रहे हैं, है ना। और हमेशा एक टेक्निक याद रखना, मतलब अगर ऑलरेडी आप लोग करके आ गए, ठीक है, कईयों ने बहुत अच्छा किया होगा, कईयों ने इतना अच्छा नहीं भी किया होगा, तो फिर भी जो ना जिन्होंने नहीं अच्छा किया होगा, तो ये एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि हमको सेकंड चांस लेना पड़ता है, एंड यू शुड। ऐसा नहीं है कि नहीं फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर होना पड़ेगा, यू कैन टेक सेकंड चांसेस, यू कैन टेक थर्ड चांसेस, तो उसमें भी सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। और ये वाली गलतियां जो अगर करी हैं आपने, तो प्लीज सीखो कि हमेशा पहले जो इजी वाले होते हैं ना, वो एक बार कर लेने चाहिए। मतलब सपोज मैं मान रही हूँ कि सब आपका ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, या मे बी कहीं अटक गए, इसमें कैलकुलेशन ही भूल कर दिया, मिला नहीं आंसर, ठीक है, तो प्लीज अटको मत, उसमें आगे कर लो, मूव ऑन, बिकॉज आगे वाला क्वेश्चन देखो जरा कितना इजी है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, कि ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसलिए अटको मत, पहले उसमें अटेम्प्ट में मत अटको, जस्ट कीप ऑन डूइंग द सिंपल थिंग्स विच यू कैन डू, जस्ट कीप ऑन डूइंग, आओ सेकंड टाइम में आओ वापस। एनीवेज, चलो हम करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये सबने ठीक कर लिया होगा, बिकॉज ये पूरा एज इट इज स्टेटमेंट ठीक दिया था। तो ए यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, ये सबको पता है कि करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। एंड सेकेंडली, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड, अब ये पता नहीं उसने जान के किया है या गलती से गलती हो गया, बट जो भी है, जो दिया हुआ है फास्फोरस एसिड H3PO3, जबकि यहाँ होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड हो गया रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो नंबर 2। अच्छा, ये फिर भी बेटर होते हैं क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर स्टिल बेटर देन असर्शन स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें आपको ये भी देखना रीजन है कि नहीं। एंड সৰু ট্ৰিক, হা না, জাস্ট অলপ চকুৰ পৰা যদি আঁতৰি গ'ল তেন হয়তো তোমালোকে বেলেগ কিবা দি থৈ আহিলাতে, তো সেই বস্তুবোৰ চাবা ভালকে, হা, সৰু मतलब आदमी को लगता है अच्छा ठीक है फास्फोरिक एसिड लिखा है, नहीं, अरे देखो फास्फोरस एसिड लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है ना, लेकिन ये बात तो है कि फिर से मैं वही बात आपको बोलती हूँ कि अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्वेश्चन पेपर, राइट। जैसे आप देखे जाए कि जनरल केमिस्ट्री से आपको हर पार्ट से क्वेश्चन आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ गया, तो पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्वांटम नंबर हम लोग बोलते भी हैं हमेशा स्टूडेंट्स को, जैसे उधर बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई मॉड से आएगा क्वेश्चन, आएगा ही आएगा मॉड से, ऐसे ही बोला जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आ गया। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे जो बात पूछ रहा था, एक तो आई वुड अप्रिशिएट कि उन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन लाने का कोशिश भी किया है, जैसे एनसीईआरटी में भी M लिखा रहेगा, ML लिखा रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, यहाँ उसने थोड़ा चेंज कर दिया जस्ट टू गिव यू अ चैलेंज, थोड़ा चैलेंज देने के लिए स्टूडेंट को उसने NM कर दिया, है ना। तो ये तो बनता है भाई, नीट इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, इस टाइप के चैलेंज देने चाहिए स्टूडेंट्स को। तो एनीवे, ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। अच्छा, इसका पहले तो मैं व्हेन आई टेक अ क्लास, क्वांटम नंबर खत्म करने के बाद मैं 4 फॉर्मूले देती हूँ, वो जो कि मुझे लगता है एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। तो जो बच्चों ने वो फॉर्मूले नहीं किया, अब जो मेरे बच्चे हैं उनको पता है कि भाई M इज गोइंग टू बी 2L+1, तो ये फॉर्मूला बहुत बुक्स में भी दिया रहता है, ऐसा नहीं है कि बुक्स में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो जिनको तो ये वाला फॉर्मूला पता है वो तो यहाँ से उठा के निकाल लेंगे, जिनको नहीं पता बट दे हैव द ये कॉन्फिडेंस कि मुझे क्वांटम नंबर आता है, तो हिट एंड ट्रायल से होता है ये क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल से, मतलब यही पूछ रहा है ना, रिलेशन बिटवीन NM दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दैट ऑफ व्हाट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है L
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m लिखते हैं, लेकिन वो क्या लिख रहा है, nm लिख रहा है। चलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन हम लोग को पता है, राइट। जब l का वैल्यू 0 होता है, l का वैल्यू 0 होता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी 0 होता है, बिकॉज क्या होता है ये -l थ्रू 0 प्लस l, ऐसा ही होता है ना। अब जब इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये अगर 2 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5, ये हमको पता है। तो यही वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पे आंसर्स निकाल सकते थे, फॉर एग्जाम्पल। बट है तो हिट एंड ट्रायल, ये हिट एंड ट्रायल था, ठीक है। जैसे ये मैं पहले वाले में अगर इसको देखूं तो l का वैल्यू निकालना है, और क्या दे रखा है 2nm प्लस 1, राइट। तो अगर मैं m का वैल्यू पुट करूं 0, m का वैल्यू जैसे हमने nm को 0 पुट कर लिया, तो l का वैल्यू कितना था 1, जबकि आना चाहिए था 0, आना चाहिए था 0, तो मैंने इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। और ये क्या है 2, ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है 2l², अब ये तो हो ही नहीं सकता, देखो l² ये करके तो n का वैल्यू 1 आएगा, जबकि यहाँ पे 0 आना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। तो मतलब ये हिट एंड ट्रायल था आपका, है ना। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, nm = l+2, तो देखो n का वैल्यू nm अगर मैं 0 पुट कर लूँ यहाँ, तो l+2 तो नहीं आएगा उसका वैल्यू, तो ये हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते थे। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या रखा है l, nm का वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ, इसमें से कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, मान लो आपने ये पुट कर लिया, ठीक है, nm का ये पुट कर लिया, तो लास्ट ऑप्शन दिखा रही हूँ, हाँ, नंबर 4 वाला। तो nm में मैंने पुट कर दिया 3, ये वाला, इसकी जगह -1 डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया ना, तो मेरा आंसर 1 है, ऐसे। तो वैसे मुझे लगता है कि सबको ये फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो भी ये क्वेश्चन हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें, amongst the following the total number of species not having 8 electrons around the central atom in its outermost shell, हमारा जो नया स्टडी मटेरियल है उसमें क्रैश कोर्स के इसमें ये क्वेश्चन है, क्रैश कोर्स ऑफ मटेरियल ऐसे एज इट इज था, मतलब। और ये पहले कभी नहीं आते इस टाइप के, हाउ मेनी, इस बार आए हाउ मेनी, मतलब नंबर काउंट करके बताना है, नंबर काउंट करके बताना है, ये नहीं बताना कि कौन कौन है, नंबर काउंट करो। इवन इन ऑर्गेनिक आल्सो एरोमेटिसिटी आया, हाँ वो आया है इस टाइप के, मतलब तो अगेन बिसारी या ध्यान देना पड़ेगा। तो किसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आई थिंक सबको पता है, अमोनिया में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। AlCl3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एल्यूमिनियम इज 6 ओनली, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बेरिलियम डाइक्लोराइड सबको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज 4, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। CCl4 सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। PCl5 फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, तो ईच बॉन्ड इज मेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 10, तो PCl5 में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, यही पूछ रहा है। स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम, तो किसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने देखा AlCl3 में नहीं है, बेरिलियम डाइक्लोराइड में नहीं है, और PCl5 में नहीं है, मतलब 3 में नहीं है, तो आपका आंसर 3 है, 3 है, तो वो है 4, है ना। ये क्वेश्चन इसमें तो भूल नहीं, बिकॉज ये भी मेरे फेवरेट चीजें हैं, जो मैं फेवरेट, जब भी बॉइलिंग पॉइंट सिखाती हूँ, जब भी बॉइलिंग पॉइंट, चाहे मैं ऑर्गेनिक में सिखा रही हूँ, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स, बट आई हैव टू एक्सप्लेन, मेरे को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है ये मॉलिक्यूल और इसके बीच का अट्रैक्शन, बीच का, ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर के अंदर क्या बॉन्ड है, वाटर के अंदर क्या बॉन्ड है, वो कोवेलेंट है, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। समझ में आया। तो कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कभी भी आयनिक नहीं होती, वो कभी भी कोवेलेंट नहीं होती, है ना। तो बस इसको कोवेलेंट को छोड़ दो, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती। एंड डिस्पर्शन फोर्सेज जिसको हमने वैन डर वाल्स फोर्सेज बोलते हैं, तो ये भी है। अच्छा क्या बोलना था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दैट विल इंक्लूड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन, ओके, A B C and E, ऑप्शन 2, या A B C and E,
এণ্ড চিমিলাৰ কুৱেশ্যন মেম এই বস্তুটো ন আপোনাৰ ষ্টেটছ অফ মেটাৰৰ প্ৰথম যিটো পাৰ্ট আছে য'ত আমি কোভেলেণ্ট নেচাৰৰ বিষয়ে ডিছপাৰ্চন এণ্ড লণ্ডন ফ'ৰ্চৰ বিষয়ে উইথ ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে আৰু তাত বহুত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এটা সৰু লাইনত যে কোনবোৰ ডিছপাৰ্চন ফ'ৰ্চ, কোনবোৰ তোমালোকৰ লণ্ডন ফ'ৰ্চ ডিছপাৰ্চন ফ'ৰ্চ হয়, কোনবোৰ তোমালোকৰ ইণ্টাৰমলিকুলাৰ হয়, কোনবোৰ ইণ্ট্ৰা হয়, গোটেই বস্তুখিনি দিয়া আছে NCERT-ৰ হয়। এগেইন মেম NCERT-ত দিয়া আছে গোটেইকেইটা NCERT वो भी है और चीज केमिस्ट्री स्पेशली स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं बोल रही हूँ बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ये पढ़ने से पहले ये तो देख लो कि स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या, किसको बोलना है लिक्विड, क्यों लिक्विड जैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, राइट, गैस में और वीक है, सॉलिड में जो स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये बेस बनाना चाहिए। कभी तो नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचता। अभी तो आपके एग्जाम में पेपर में आपके सामने आई है क्वेश्चन, लेकिन जब हम लोग क्लास में बोलते हैं कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मानते ही नहीं है स्टूडेंट। माने इतना इजी कहाँ क्वेश्चन आएगा, इतना इजी। बट ट्रेंड यही है कि भाई बेस, आपका बेस भी चेक कर रहे हैं वो। दे आर टेस्टिंग ऑल द स्किल्स, दे आर टेस्टिंग योर बेसिक स्किल्स, दे आर टेस्टिंग योर क्रैमिंग पावर ऑल्सो, दे आर टेस्टिंग योर रिटेनिंग पावर, दे आर ऑल्सो टेस्टिंग योर एनालिटिकल पावर। एक दो क्वेश्चन वैसे भी दिए हैं क्या অফলাইন বেটছত ন আমাৰ এইবোৰ নোটছ ফৰ্মত দিয়া যায়। যদি আমাৰ অফলাইন বেটছ জানা যোনটো আমাৰ শিলপুখুৰীত আছে ন মাইণ্ড পাৱাৰ স্ক'ৰ্ডেমি, আমাৰ তাতে অফলাইন বেটছত নোটছ হিচাপে দিয়া আছে মেম। দিছ ওৱান ইজ গিভেন এজ এ লাইক ইন দ্য ফৰ্ম অফ নোটছ। কুৱেশ্যনটো দূৰৰে কথা, নোটছ হিচাপে ষ্টুডেণ্টছে মুখস্থ মাৰি গুচি আহে। ঠিক আছে, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन एस ब्लॉक से आ गया और कॉमन क्वेश्चन एस ब्लॉक से कॉपीर पर मैम कॉपीर पर आया क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी अगेन कॉपी ये आई थिंक एस ब्लॉक कोई कराएगा, कोई भी कराएगा, मैं कराऊं तुम कराओ, कोई भी कराए, एस ब्लॉक जो भी कराएगा वो क्वेश्चन तो ये कराएगा। सोडियम लिक्विड अमोनिया में जाके ब्लू कलर दिखाता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इट गोज विदाउट सेइंग, ये कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया से घिरा हुआ है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर। तो अभी फर्स्ट वाला तो इसमें करेक्ट है, मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ए डीप ब्लू कलर, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, नहीं अमाइड बनता है उसमें लेकिन उसका कलर इसके लिए होता है। तो क्या है ये, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट, ओके, इज नॉट द करेक्ट explanation, it's not the correct explanation, तो A is answer। ये I really like this question, मैं क्यों, why, because ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन कभी भी इस फॉर्म में पूछा नहीं गया, कभी भी इस फॉर्म में पूछा नहीं गया। क्या पूछते हैं बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉन। अभी मैं लिखूंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आपको सबको लगेगा कि यार ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का था, ये का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में भी नहीं आया ये कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही वो बात पूछ रहा था। बोलो याद है कि नहीं सबको ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज इस टाइप का याद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसमें सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जो आयनिक साइज होता है, आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो इसमें ये 7 है, ये 8 है, ये कितना है 11 और ये कितना है 12। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज कम होगा। तो यहाँ तो मैग्नीशियम, लेकिन हमको मैग्नीशियम नहीं दिया था। ओके, आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सिखाए जाते हैं, क्लासेस में कैसे सिखाते हैं। हम ऐसे सिखाते हैं, हम बोलते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये फॉर्मूला सिखा देते हैं, आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये कॉम्पिटिशन है, आई अप्रिशिएट कि उन्होंने इसको डिफरेंट फॉर्म से आपके सामने दिया, डिफरेंट फॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैं बोल रही हूँ कि पहला जो आपका स्ट्रेटजी है वो ये है, जो आपको कॉमन क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि कॉमन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कॉमन नहीं आता, क्वेश्चन कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप पहले करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सारे कर लो, फिर वापस आओ, बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिर कर पाओगे जब आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आया ये कि द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। आई एम श्योर जब फर्स्ट टाइम देखा होगा तो नहीं समझ में आया होगा कि क्या बात कर रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा पॉज लोगे, थोड़ा सा बोलोगे कि यार मैं कर लूँगा, तो देखें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको नोबेल गैस बनना है, किसी को लूज करके बनना है, किसी को गेन करके बनना है। अब फ्लोरीन कैसे बनेगा बोलो, नोबेल गैस, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो बनेगा ना नोबेल गैस। क्या बनेगा, फ्लोराइड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, नियॉन जैसा बन गया। ऐसे ही नाइट्रोजन को बनना है नियरेस्ट नोबेल गैस, तो नियरेस्ट नोबेल गैस तो नियॉन है, तो नाइट्रोजन को नियॉन बनना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तब ये क्या बन जाएगा, N-3 बन जाएगा, बन गया आयन।
सोडियम को नियरेस्ट नोबल गैस बनना है। नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? हीलियम है, सॉरी नियॉन है, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसको तो लूज करना पड़ेगा। इसने लूज किया और इसने क्या बनाया? Na+ बनाया। उधर ऑक्सीजन है, उसको नोबल गैस बनना है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने चाहिए? 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। गेन करके क्या बन गया? ये ऑक्साइड बन गया। तो नोबल गैस अचीव करने के लिए इनको ऐसे आयंस बनाने पड़ेंगे। ऐसे आयंस में पूछ रहा है कौन बनाएगा सबसे बड़ा आयन। तो आपको क्या पूछ रहा था कि ये जो आयंस है इसमें से सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में आयनिक साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो Z जिसका सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो Z किसका कम है? सबसे कम किसका है? एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 8 है, तो नाइट्रोजन। तो दैट मीन ये आंसर, यहाँ नाइट्रोजन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन, जैसा होना चाहिए कंपटीशन में, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर्स पे है। और ट्रैंक्विलाइजर्स जो है डायरेक्ट आपके वहाँ लिखे रहते हैं, 2 तरह के हैं, लेकिन वो उसमें से पूछ रहा था बारबीट्यूरेट्स। वैसे दोनों ये ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, बारबीट्यूरेट्स पूछ रहा है। थोड़ा ये चीज़ें तो हम लोग याद करना ही पड़ता है, उपाय भी नहीं है, तो इसमें वेनॉनल इज आंसर। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया है ना। কিছুমান চেপ্টাৰ আছে ন, তোমালোকে অলপ পঢ়িবই লাগিব, অলপ মুখস্থ মাৰিবই লাগিব, ৰাইট মেম? যেনেকৈ তোমালোকৰ বায়'মলিকুলছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত তোমালোকৰ এনভাইৰমেণ্টেল কেমেষ্ট্ৰি হৈ গ'ল, সেইবোৰত অলপতো পঢ়িবই লাগিব, কেমেষ্ট্ৰি ইন এভৰিডে লাইফ, ঠিক আছে? চ' এইবোৰতো তোমালোকে অলপ হ'লেও NCERTৰ পৰা বেলেগ পঢ়িব কোৱা নাই, ঠিক আছে? বহুতে ভাবে যে বহুত বেলেগ বেলেগ কিতাপ পঢ়িব লাগে, নাই, একো নালাগে। NCERT বস্তুখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবই লাগিব নামবোৰ। অ'কে, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, सो अगेन माइनस अगेन NF इनट सेल अगेन एटू क्वेश्चन कोर पर आइसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आइसे ভাল क्वेश्चन एसर्शन रीजनर, ठीक है? धुनिया क्वेश्चन काटिছে। तो की কৈছে सर गिवन 2 स्टेटमेंट्स इन इक्वेशन डेल्टा G नॉट डेल्टा RG और डेल्टा G नॉट তোমালোকে কবা माइनस NF E सेल। यस, এটো তো ট্ৰু হয়। এটো क्वेश्चन তো তোমালোকৰ ফৰ্মুলা 2 আছে, देयर गिव्स फ्री एनर्जी আৰু E সেলৰ মাজত যেটো ৰিলেশন হেতুৰ পৰা আহি গৈছে। আৰু লিখিছে সোৱা যে ভ্যালু অফ डेल्टा G ডিপেন্ডস অন N। লিখি দিছে আকৌ সেই বস্তুটোকে ৰিজন হিচাপে দিছে চোৱা যে ই সেল ইজ এন ইন্টেনসিভ প্ৰপাৰ্টি। য়েস, যিয়ে মাছ ইন্টেনসিভ মানে মই কৈছিলোঁ না ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, ঠিক আছে? আৰু ডেল্টা জি ইজ এন এক্সটেনসিভ প্ৰপাৰ্টি। আৰু ওপৰত তোমালোকে গমে পাইছা এনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডছ কৰিছে, নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডছ কৰি আছে, দেন অবভিয়াছলি এইটো এক্সটেনসিভ প্ৰপাৰ্টি হ'ব। চ' এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু, ৰিজন ইজ অলছ' ট্ৰু, এণ্ড ৰিজন ইজ এ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য এছাৰশ্যন। চ' কোনটো হৈ যাব? অপশ্যন নম্বৰ 4। both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of it. ভাই একো নাই, ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি হাৱা সঁচা কথা। এবাৰ যিখন ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা বহুতে ভয় খাই থাকে, একদম ইজি क्वेश्चन আহিছে, বাকি একো অহা নাই, ঠিক আছে? সো নেক্সট क्वेश्चन अगेन मैम। लेकिन इस बार का ही बात नहीं है, ये इवन लास्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब अगर फॉर्मूला वगैरह अच्छे से कर लिया तो उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, यू नो। कल चेंज हो जाए पता नहीं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड हो रहा है 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, तो यही है कि फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत इजीली आप सब कर सकते हो। बस इनिशियल जो लेक्चर होता है ना फिजिकल केमिस्ट्री का, इनिशियल लेक्चर जो स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट को देखा है कि सोचते कि बड़े क्वेश्चन करें, टफ क्वेश्चन करें तभी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप क्वेश्चन देखो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, है ना? आपका बेसिक नॉलेज ही चेक करें, ये सिर्फ बेसिक ही है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, अब स्टूडेंट को कौन सोचता है कि अरे इस पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा? बेसिक है, तो जिसका बेस क्लियर नहीं है वो तो नहीं कर पाएगा। और जितने चाहे 1000 क्वेश्चन उसने न्यूमेरिकल कर लिए हों उसके ऊपर, लेकिन ये क्वेश्चन फिर वो नहीं कर पाएगा अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। तो बेस को क्लियर करने का कोशिश करो, थ्योरी पढ़ो। फिजिकल में हमेशा बोलती हूँ थ्योरी पढ़ो, यू नो। स्टूडेंट क्या करते हैं? थ्योरी नहीं पढ़ते, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से आ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये तो पॉलीमर से एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया और बहुत ईजी वाला क्वेश्चन आया। नियोप्रीन सबको पता है, आइसोप्रीन, नियोप्रीन। आइसोप्रीन होता तो ये दे देते, नियोप्रीन है तो 2-chloro-1,3-butadiene। तो आई डोंट थिंक इसमें मुझे डायरेक्ट कुछ बोलना है। पॉलीमर पढ़िबই লাগিব, ঠিক আছে? পলিমাৰ পঢ়িব লাগিব আৰু এনচিইআৰটি পঢ়িব লাগিব, বাকি একো নালাগে। बाकी मैंने और की चलो कंप्लीट द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक, ओके, पता नहीं ये मुश्किल लगता है क्या ये सब क्वेश्चन? तो मतलब ऑर्गेनिक में ये तो आना ही पड़ेगा। आइडेंटिफाई कर लेते हैं। HCN दिखा रहा है, हमेशा रिएजेंट को देख के आइडिया लगेगा कि
किसका, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो HCN कहाँ मिलता है बोलो? HCN के साथ रिएक्शन मिलता कहाँ है? कार्बोनिल कंपाउंड में। दिखा कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, और बना के दिखाया, ऊपर से बना के भी दिखा दिया। आपसे नहीं पूछ रहा, बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो साइनोहाइड्रिन बना दिया। अब आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है कि ये जो साइनोहाइड्रिन बनाया उसको अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट पूरे डिहाइड्रेशन के कंडीशन दिखा रहा है, कभी कभी नहीं दिखाते, H+ देके छोड़ते हैं, राइट। तो सो दैट थोड़ा सोचे, उस वैसा भी नहीं है, पूरा आपको दिखा दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट डिहाइड्रेशन का कंडीशन है। डिहाइड्रेशन भी इसमें कोई इतना बड़ा बात था नहीं, यहाँ पे ये कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो साथ वाले जो बीटा कार्बन है वहां से हम हाइड्रोजन उठाएंगे, और दोनों बीटा कार्बन पे दो ही हाइड्रोजन है, किसी से भी उठा लो आपको डबल बॉन्ड मिलने वाला है। तो हमको कुछ ऐसा मिलने वाला था, ये ऐसा, ये OH यहाँ से उठाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, तो आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलने वाला है, और साइनाइड। अब कई स्टूडेंट्स ने ऐसा करके रुक गए होंगे कि भाई अब आंसर देखूं, और आंसर जब देखा तो साइनाइड तो है ही नहीं, साइनाइड तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, सबको ही पता है कि यहाँ पे आप वाटर निकाला है ना, यहाँ से आपने वाटर निकाला है, वाटर बाहर आ गया, तो वाटर बाहर आ गया तो एसिडिक मीडियम है, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो गया, एंड साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होके क्या होता है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कन्वर्शन। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होने के बाद साइनाइड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CN की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए। सीधा सीधा आपका आंसर ये वाला, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आई थिंक ये सबने ठीक किया होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन था बढ़िया, I would like it, मतलब नया उसने बनाया, सोच के बनाया क्वेश्चन, है ना। और गलत होने का बहुत चांसेस है, भूल हुआ करने যদি কোয়েশ্চন ভালকে পঢ়ানে ভুল হবে যদি কোয়েশ্চন ভালকে পঢ়ানে ভুল হবে। Weight of 2 moles. The most important thing was this 2 moles, हाँ। Weight of 2 moles of the organic compound. Organic, हाँ ध्यान रखना, organic compound। इसमें दो चीज में भूल कर सकता है स्टूडेंट। Which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, किसको नहीं पता किसको सोडा लाइम बोलते हैं, फेमस किसका है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। और जैसे ही मैंने सोडा लाइम बोला तो ऑर्गेनिक में इसका काम क्या है, इस रिएजेंट का ऑर्गेनिक में काम क्या है, इनका काम है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या काम है इसका, डी कार्बोक्सिलेशन। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा के ले जाएगा, राइट। तो अभी हमको स्टार्ट कहाँ से करना था, सोडियम इथेनोएट, दिस इज सोडियम इथेनोएट, लिखना तो आना चाहिए सोडियम इथेनोएट। तो उसके बाद उसको सोडा लाइम डाल रहे हैं, सोडा लाइम का काम है जो वो करेगा, सोडा लाइम का काम था इसको उठा के लेके जाएगा। भी इसको जब उठा के लेके जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, CH3 तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या बन जाएगा, CH4। उसके साथ ये मिलके बनाता है सोडियम कार्बोनेट। आई एम श्योर सबको ये बात पता है, लेकिन वो पूछ रहा था कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको तो ऑर्गेनिक नहीं बोलोगे, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें यही है, वो इसके बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहा था इसका वेट बताओ 2 मोल का, 2 मोल का। तो 1 मोल का वेट होता है 16 ग्राम, और 2 मोल का वेट कितना हो गया, 32 ग्राम। तो अच्छा क्वेश्चन, मार्क्स गोज टू द पेपर सेटर। तो ये मतलब इनोवेटिव क्वेश्चन बनाओ, है ना, रट्टाबाजी भी नहीं है, इनोवेटिव है। और कोई ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एनसीईआरटी के बाहर का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन बनाया, बहुत ধুনীয়া क्वेश्चन আছিলে এইটো। আৰু ভুল হোৱা চান্স এইটো আছিলে যে মেমে যোনটো দেখালে বহুত কাৰণ চোৱা, তোমালোকে 16 গ্ৰামটো না অপশ্যনত দেখিবা। আৰু এটা মই এইখিনিতে এটা সৰু কথা কৈ দিওঁ, ট্ৰিক টাইপ হয় যে যিটো তোমালোকে ভুল এনচাৰ ন, সেইটো অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন 4 লগত খেলে। ইয়ে মানে এনটিএ মানে ক'ব নালাগে, অপেন ডিছক্ল'জ হৈ যাব। এনটিএ এইটো গেম খেলে, সদায় তাহাঁতি ভুল এনচাৰটো হয়তো অপশ্যন 1ত ৰাখিব, এতিয়া এইটো বুলি 32 ভুল নহয়, ঠিক আছে, অপশ্যন 1ত ৰাখিব, নহয়তো অপশ্যন 4ত ৰাখিব। আৰু প্ৰথম চকু 16ত যাব, টিক কৰি থৈ আহিবা। কিন্তু 2 মোলছৰ কাৰণে সুধিছে, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला भी मतलब ऑर्गेनिक अगर है तो, जिसने ऑर्गेनिक पढ़ा है तो ये तो उसको ज़्यादा पता है, बहुत अच्छा, जितनी अच्छी अच्छी रिएक्शन है सब पूछ लिया यहाँ पे। तो ये पहले वाला देखो क्या है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट गिव अस प्राइमरी मीन। हमको प्राइमरी मीन चाहिए, और पूछ रहा है कौन नहीं देगा, प्राइमरी मीन कौन नहीं देगा, राइट। तो ये है नाइट्राइल, नाइट्राइल को रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जब रिड्यूस करोगे तो CN क्या बनेगा, CH2NH2। तो ये तो बनने वाला था CH3CH2NH2 बन गया प्राइमरी मीन। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज आइसोसाइनाइड, NC को जब रिड्यूस करोगे, उसको भी रिड्यूस ही कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो मतलब आप हाइड्रोजन डाल रहे हो, तो क्या बन जाएगा, ये CH3
NHCH3 और ये क्या बन गया? सेकेंड एमीन। आंसर तो वैसे आ गया, फिर भी आगे देख लेते हैं। तो ये वाला जो था ये क्या था? अमाइड। अमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं जब, तो पता होगा अमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हमको देता है प्राइमरी एमीन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे भी हमको प्राइमरी एमीन ही मिलने वाला था, CH3 CH2 NH2 मिलने वाला था, बट इट वुड बी प्राइमरी एमीन जो हमको नहीं चाहिए, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और ये अमाइड एंड ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में भी आंसर हमेशा प्राइमरी एमीन होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर है नंबर 2, राइट। चलो नेक्स्ट सुब्राशु सर करके देंगे आपको। এগেইন 20%, এইটো কুৱেশ্যন ন 95% পিউৰিটি লাষ্ট ইয়েৰ আহি গৈছে, ঠিক আছে। চিমিলাৰ কুৱেশ্যনত ৰাখিছে, জাষ্ট অলপ চেঞ্জ কৰিছে। তো বস্তুটো ৰাইট অপশ্যন ফৰ দ্য মাছ অফ CO2 প্ৰডিউচ বাই হিটিং অফ 20 গ্ৰাম অফ 20% অফ পিয়ৰ লাইমষ্টাইন। প্ৰথম কথা এইটো কিহৰ কুৱেশ্যন হয়, মই আগতেও কৈছোঁ যে ডাটা যদি ৰিয়েক্টেণ্টৰ দুটা দিয়া থাকে দেন লিমিটিং ৰিজন চাব লাগিব, কিন্তু এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ডাটা দিয়া আছে, মানে কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল ষ্টইক'মেট্ৰি। এগেইন তোমালোকে জানা যে এই 20% পিউৰিটি, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে 95% পিউৰিটি তোমালোকৰ লাইভ ক্লাছতো কৰোৱা গৈছে, তোমালোকৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছতো কৰোৱা হৈছে, চবতে কৰোৱা গৈছে। চ' প্ৰথম কথা চোৱা 20 গ্ৰামৰ 20% তোমালোকে উলিয়াই ল'ব লাগিব। চ' কিমান আহিব? 20 গ্ৰাম আছিলে, তাৰ যদি 20% উলিওৱা, চ' আল্টিমেটলি তোমাৰ ওচৰত কিমান থাকি যাব? 4 গ্ৰাম। মানে তোমালোকৰ ওচৰত 4 গ্ৰাম তোমালোকৰ কি আছে? পিয়'ৰ ফৰ্মত আছে, পিয়'ৰ ফৰ্মত 4 গ্ৰামত আছে। বাকী এতিয়া এগেইন ষ্টইক'মেট্ৰি। চ' 1 মল কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ পৰা 1 মল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনি আছে। চ' 1 মল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, মই এইটো বস্তু মুখস্থ কৰাই দিছোঁ ক্লাছত কৈ কৈ, কাৰণ থাৰ্মোডাইনামিক্সতো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট বহুত ইউজ হৈছিলে। চ' ইয়াৰ কিমান থাকে গ্ৰাম মলিকুলাৰ মাছ? 100 গ্ৰাম। कुछ मोलर मास जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, मोलर मास याद होना चाहिए। तो कैसे हम वहाँ सोडियम क्लोराइड निकालेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे? याद होना चाहिए। और सेकेंडली ये ऐसा स्टोइकोमेट्री क्वेश्चन था जहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिया हुआ है। মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব আৰু একোৱে কৰিব নালাগে। চ' 100 গ্ৰামৰ পৰা তোমালোকৰ কিমান বনি আছিলে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কিমান হয়? 44 হয়। তোমালোকৰ কিমান আছিলে? 4 গ্ৰামৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে। চ' 44 × 4 ডিভাইডেড বাই 100। চ' 4 4 16 6 ইকুৱেলিবৰে 16 17 176 ডিভাইডেড বাই 100 মানে 1.76। চ' 1.76 কোনটো? অপশ্যন নম্বৰ 1, ঠিক আছে। এইটো চাম বেছিক কনচেপ্টত তোমালোকে মূল কনচেপ্টৰ হয়, আৰু ৰিপিটেড লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 20%ৰ কুৱেশ্যন আহি আছে। আগৰবাৰ আহিছিলে 95%, এবাৰ 20% দি পেলাই কৰাইছে, ঠিক আছে। फर्स्ट ईयर का ऐसा कोई फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया? नहीं, अब तक तो नहीं मिला। आयनिक इक्विलिब्रियम, हाँ, वो जो है छोटा सा क्वेश्चन लोग बोलते हैं, जैसे लुईस एसिड लुईस बेस का, वो बोल देते हैं कोई आयनिक इक्विलिब्रियम। वैसे वो तो जनरली है, बट एटो जनरल বুলি ধৰিব পাৰো। আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম কিন্তু বহুত ভাল ভাল क्वेश्चन আছিল। পিএইচ এছে বহুত বছৰ খুদি আছে, এই বছৰ নুখুদিলে। সলিবিলিটি প্ৰডাক্ট हो गया, ইভেন সলিউশনৰ পৰাও যদি চাব যায় বহুত কম क्वेश्चन আহিছে সলিউশন পাৰ্ট 2 পৰা, কিন্তু ইয়েস সলিউশনতো মানে क्वेश्चन আছে ভাল ভাল क्वेश्चन যিবোৰ এবাৰ নাই দিয়া। সলিউশন से कौन सा है? সলিউশনৰ পৰা মানে চাব গ'লে মূল কনসেপ্টৰ যিকিটা क्वेश्चन আছিলে, এইটো যেনেকৈ মূল কনসেপ্টত অলপ বস্তু পাওঁ, তো মলাৰিটি কথা তেতিয়া যেতিয়া কোৱা যায় তেতিয়া মানুহে বুজাব বিচাৰে। বা সেই অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমি ক'লো চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত, তো সেইটো এটা কনসেপ্ট আছে হেণ্ডিছৰ ডাইৰেক্ট क्वेश्चन। তেনেকৈ মানে যিবোৰ আমি চাওঁ যে ভেন্ট অফ ফেক্টৰৰ কথা, সেইবোৰৰ পৰা क्वेश्चन নাই। কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা क्वेश्चन নাই, যিটো এভৰি ইয়াৰ আহি থাকে। এবাৰ সেইটো নাই, অলপ চেঞ্জ কৰিছে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি 10টো, বাট ইজি ৰাখিছে, বহুত বেছি ইজি ৰাখিছে। মানে ইয়াতছে ইজি ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি আৰু ৰাখিব নোৱাৰে। ইয়াতছে নোৱাৰে আৰু এতিয়া কিছুমান ভাবি আছে পেটে তাকে যাই পেলাই দিয়াচোন, চাই তেতিয়া গম পাব। এইটো আছে নাৰ্ভাছনেছ থাকে অলৱেজ, तो আমি কোৱাটো বেলেগ আৰু ইয়াতে। চলো নেক্সট करते हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, माय फेवरेट, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। जो ऑर्गेनिक जो देख रहे हैं मेमोर बाहिरे আৰু কাৰো হ'ব নোৱাৰে, হয়তো হ'ব পাৰে পৃথিৱীত আৰু কোনো মানুহে মেমে যিমান ভালকে ऑर्गेनिक পঢ়ে। ये सच में मेरा फेवरेट है, सब स्टूडेंट्स को पता होगा। मैं बहुत बार ये RMGX का रिएक्शन, यू नो RMGX का रिएक्शन, जो भी प्रोटॉन डोनर मिल जाए, इसको वाटर मिल जाए, अमोनिया मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, एसिटिलीन मिल जाए, और आंसर क्या होगा? प्रोटॉन ले लेगा इससे और क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। ठीक है, वही था। तो यहाँ से डायजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट किया। वैसे डायजोनियम सॉल्ट से इसने स्टार्ट किया, सैनमाइज रिएक्शन दिखा रहा है, सबको पता ही होगा ये सैनमाइज रिएक्शन दिखा रहा है। तो पहले देखो यहीं पे उसने साथ दे दिए क्या क्या करना है। पहले बोल रहे हैं कि ये डायजोनियम सॉल्ट का आप रिएक्शन कराओ, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr, दैट मीन सैनमाइज रिएक्शन। सैनमाइज रिएक्शन से डायजोनियम सॉल्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमो ग्रुप आ गया,
है ना, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं इसका रिएक्शन कराना है आपने मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। तो ये ग्रिग्नर रिएजेंट का प्रेपरेशन रिएक्शन है ना। तो क्या करना है, जस्ट मैग्नीशियम को यहाँ इंसर्ट कर देना है बीच में, सो दैट विल बी, अब बन गया हमारा ग्रिग्नर रिएजेंट। ये रहा MgBr, बन गया ग्रिग्नर रिएजेंट ये वाला, जहां R का वैल्यू क्या है, फिनाइल। और नेक्स्ट देखो क्या दिया, वाटर। मैंने बोला ना ग्रिग्नर रिएजेंट के रिएक्शन आपको इसके साथ मिलेंगे, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ। तो ये उसने वाटर के साथ दे दिया। और आंसर क्या था, RH, वाटर से H लेना है। R यहाँ क्या है हमारा, ये फिनाइल। फिनाइल में अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो वो बन जाएगा बेंजीन। ये था फाइनल प्रोडक्ट ही पूछ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजीन। ठीक है, आई एम श्योर ये कर लिया होगा क्वेश्चन। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को अभी बताना है आपको, क्यों, नॉट दैट, मतलब बार बार वही चीजें, टेक्निक्स, यू नो, जब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगी तो मैं कैसे करूंगी। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन। नंबर 1, पिरिडीन पता होना चाहिए। अब पिरिडीन नहीं पता है तब तो नहीं होगा, पिरिडीन नहीं पता, यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ पिरिडीन, तब तो भाई नहीं होगा। हाँ, पिरिडीन पता है तब देखें, ये तो सबको पता है पिरिडीन ऐसा है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो नाइट्रोजन के पास रहेगा, राइट। अब देखो वो पूछा था सिग्मा बॉन्ड। जनरली पिरिडीन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में होता है। सिग्मा बॉन्ड जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में है तो या तो आप कार्बन के वैलेंसी सारे कंप्लीट करो, राइट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो वो तो आपसे ये भी पूछ रहा है ना कि पाई बॉन्ड, लोन पेयर। पाई बॉन्ड काउंट करना कितना डिफिकल्ट है यहाँ। पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो मेरा आंसर मुझे दिख गया, 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए और लोन पेयर कितना होना चाहिए, 1। मैं पहले वही देखने वाली हूँ, सीक्वेंस देख लेना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, राइट। मेरा लोन पेयर कितना है, 1, मेरा पाई बॉन्ड कितना है, 3। मैं देख रही हूँ यहाँ से आंसर कौन सा है, ये वाला। मुझे सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना ही नहीं पड़ा, नहीं करने, गलती उसी में होना है, सिग्मा में ही गलती होना है। अगर आपको सिग्मा ढूंढना था तो आपने यहाँ पहले ऐसे कंप्लीट करना था और उसके बाद उसमें गंडगोल होता है, लेकिन ठीक है, तो मुझे करना ही नहीं था। अच्छा करना है आपको, काउंट करो, কাউন্ট কৰি পেলাই কমেন্টত দিবা, ঠিক আছে, কাউন্ট কৰি তোমালোকে কমেন্টত দিবা, আমি যেটো ইজি পাইছো আমি হেতু মেথডতে গৈ আছো, ঠিক আছে, কাউন্ট কৰি তোমালোকে। और ये स्मार्ट मेथड्स हैं, ये सीखने हैं, हमेशा आपको सीखना है, लेकिन बार-बार बोल रही हूँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब सीखने हैं, तब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, अरे क्यों हम लोग सिग्मा ढूंढेंगे, हम पाई पहले ढूंढ लेते। हाँ, अगर मेरे को 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते जिसमें ये और ये सेम होता तब तो पाई नहीं था, तब हमको सिग्मा ढूंढना ही पड़ता है ना। चलो मैंने ऐसे बना दिया, आप सिग्मा स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करोगे सिग्मा से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 কমেন্ট এটো কমেন্টত আহিব লাগিব, ঠিক আছে, এটো কমেন্টত আহিলে আমি বাকি নাচাম। এইটো থাৰ্মোডাইনামিক্স ময়ো কৰি দিম নেকি, এইটো থাৰ্মোডাইনামিক্স থার্মোडायनेमिक्सर नामत माने की कम आरो থার্মোडायनेमिक्स में कलंक टाइप का हो गया इस बार है। থার্মোडायनेमिक्सर क्वेश्चन তেওঁলোকে বিচাৰি নাপায়, এবাৰ এটো দি দিলে, কি দিছে কি কাৰেক্ট ক'ব লাগে তোমালোকে কাৰ মাজত এনথেলপি এণ্ড ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি। ভাই ডেল্টা এইচ কিমান বাৰ লিখোৱা গৈছে বৰ্ডত, ইয়াতে তোমালোকে নিউমেৰিকেল কৰিছা, এটোতো একোৱে নাই। ডেল্টা এইচ ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা ইউ প্লাছ ডেল্টা এন জি আৰ টি। ভাই এইটো সুধিছে, এইটো আৰু অপশন নাম্বার 1, বাকিখিনি নিজে চাই লও। আৰু फेवरेट আহিল मोरा, अगेन मेरा फेवरेट ईथर्स से आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन एंड इन द सेंस कॉमन क्वेश्चन है। ये शायद एनसीईआरटी में भी दिखेगा एज इट इज, है ना। तो हमको पता है ये ईथर का क्वेश्चन है, ROR, और ROR को जब HI एंड हीट जब ये दिया जाता है, मतलब HI की जगह HBr भी हो सकता है, राइट। तो ये जो है हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब होता है तो बॉन्ड क्लीव होता है। बॉन्ड क्लीव होने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कभी SN1 कभी SN2 फॉलो करता है। अभी उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि बॉन्ड तो क्लीव होगा, लेकिन कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा। देखो अगर हम ये बॉन्ड क्लीव करेंगे, R' कर देती हूँ, अगर ये बॉन्ड क्लीव करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, और आयोडीन जो है वो इसके साथ चला जाएगा। तो डिसाइड आपको ये करना था कि बॉन्ड कौन सा क्लीव होगा। तो इसमें बहुत ईजी था वो कि बॉन्ड कौन सा क्लीव होगा। मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं इसको। तो इसमें ऐसा था कि ये बेंजीन रिंग और इसके साथ था CH2, फिर ऑक्सीजन और फिर अगेन एक बेंजीन रिंग, ऐसा था। और आपको इसको तोड़ना है, HI एंड हीट दिया हुआ है तो कोई बॉन्ड तो तोड़ना है, मतलब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इन बॉन्ड में से A या B में से कोई बॉन्ड टूटेगा तो बस आपको ये, आई वुड से अगेन ये जनरल नॉलेज कॉमन सेंस है केमिस्ट्री का कि कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, कौन सा बॉन्ड तोड़ना इजी होगा। इधर देखो, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं
ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आएंगे। रेजोनेंस के चलते ये वाला जो बॉन्ड है उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जबकि ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में किसको तोड़ना इजी होगा? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा तो जैसे इसके HI के साथ रिएक्शन करा रहे थे, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑब्वियसली OH बन गया तो ये फिनॉल बन गया, राइट। आयोडीन जाएगा CH2 के साथ तो ये बेंजाइल आयोडाइड हो गया। तो मेरा आंसर होने वाला है बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनॉल। ये अच्छे से ध्यान रखना, क्या किसको क्या बोल रहा है वो, ये A उल्टा आ गया, ठीक है। तो A एंड B रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, तो A एंड B यहां से हमने इसको ऐसे तोड़ा है तो A बेंजाइल आयोडाइड होगा। कहां पे है बेंजाइल आयोडाइड? ये रहा बेंजाइल आयोडाइड, और जो B होगा वो फिनॉल होगा, ठीक है। बहुत ही एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ईथर में मैं तो मतलब ईथर में सिर्फ एक रिएक्शन कराती हूँ सच में, बिकॉज आई ऑलवेज रिड्यूस द कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स। मैं नहीं ज़्यादा बहुत सारा कंटेंट उनको देती कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बिकॉज स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाते हैं ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके हमेशा कंटेंट बहुत कम कर देती हूँ, और ईथर में ना सिर्फ प्रेपरेशन और उसके बाद सिर्फ ये रिएक्शन, और उसी में से देखो क्वेश्चन मिला आपको। ओके यस, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, इसको आप थोड़ा सा वो कर सकते हो कि भाई थोड़ा हार्ड कर दिया। डी ब्लॉक से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहा था तो थोड़ा हार्ड कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, लेट्स सी। मतलब क्या है ना, क्यों मैं हार्ड बोल रही हूँ इसको, क्योंकि डी ब्लॉक का पूरा इंटरनल पूरा नॉलेज पूछ रहा है, टेस्ट कर रहा है आपका, हर जगह से नॉलेज आपका टेस्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आपको एक दो जगह पे भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एनसीईआरटी पे जैसे हां लाइंस की वो है, वो पूरा एनसीईआरटी लाइन उठाई है, ठीक है सर। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। अब इसमें दो चीज है, नंबर 1 एक्सेप्ट स्कैंडियम, यस स्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, वो +3 दिखाता है, इसलिए वो MO टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता, ये राइट है। एंड सेकेंडली ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे कैन मेक ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्साइड जो है हमेशा आयनिक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही लिख रहा है वो, ठीक है। तो ये वाला A इज करेक्ट। बाद में देखेंगे कि उसने क्या पूछा है, ये करेक्ट है, मैं इसको ऐसे करके करेक्ट कर देती हूँ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम ऑक्साइड 2 मैंगनीज Mn2O7। स्कैंडियम ऑक्साइड में स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और वही उसका ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज Mn2O7 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, वही उसका ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये वाला भी सही है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। V2O3 V2O आई एम श्योर V2O3 V2O4 V2O5 सारे वेनेडियम के ऑक्साइड्स हैं। वेनेडियम मेटल है। नॉर्मली मेटल का ऑक्साइड हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक, बट नॉट इन द ट्रांजिशन मेटल। जो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, है ना। ये चीजें आप लोग आई थिंक जानते हो। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर बेसिक एंड एज वी गो टुवर्ड द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो ये वाला ऑक्साइड क्या है, एसिडिक। तो दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बोल रहा था, तो ये C रॉन्ग है। V2O4 dissolves in acids to give VO4-3 सॉल्ट। एनसीईआरटी में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये VO2 प्लस सॉल्ट्स होते हैं, तो ये वाला भी रॉन्ग है, ठीक है। CRO इज बेसिक, करेक्ट है, बट CR2O3, यही बात जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनका बेसिक भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हमेशा बेसिक होते हैं, तो CRO बेसिक है, राइट। और CR2O3 बीच में आ गया ना, CRO3 होता तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता और वो एसिडिक होता, तो ये एम्फोटेरिक है, तो ये वाला भी करेक्ट है। इसके बाद जब आपने मार्क कर दिया उसके बाद देखो कि वो क्या पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आपको इनकरेक्ट बोलना है, C and D शुड बी द आंसर। तो हियर अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये मैं मान सकती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो उतना इजी क्वेश्चन नहीं है, वो पूरा आपका ऑर्गेनिक का नॉलेज को आपको यूज़ करना है इसको करने के लिए। डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अंडर एसिडिक कंडीशन। अब ये आपको सबको पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स का जो डिहाइड्रेशन है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है ऐसे तो हमको प्रोडक्ट ऐसा मिलता है ना एल्कीन, लेकिन मैकेनिज्म का पता होना पड़ेगा इसमें क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं अल्कोहल इन द डिहाइड्रेशन। तो वो मैकेनिज्म जो वो फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्कोहल दे फॉलो E1 मैकेनिज्म। E2 सिर्फ इथाइल अल्कोहल फॉलो करता है, बाकी सारे E1 मैकेनिज्म, और E1 मैकेनिज्म में बनते हैं कार्बोकेटाइंस। इनफैक्ट द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो वहां पे रेट पूछ रहे हैं रेडली डिहाइड्रेटेड, मतलब आपको बोलना है स्पीड किसका सबसे ज्यादा होगा, है ना। अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो हमको सीधा सीधी क्या देखना था, किसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन। अच्छा, कार्बोकेटाइन बनेगा कहां से, ऑब्वियसली ये अगर अल्कोहल है यहां से जाएगा तो यहां पे बनेगा ये कार्बोकेटाइन। चलो, आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है, प्लस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है ये भी याद रखना है। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अगर आपको याद हो तो वो रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीजें डिसाइड नहीं कर पाए तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग ध्यान में लेंगे, लेकिन पहले ट्राई करेंगे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलो देखें, अब ये वाला जो अल्कोहल था उसमें 2 OH ग्रुप दिखा रहा है, 2 OH ग्रुप, मतलब जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो हो सकता है ये वाला OH उठ जाए, हो सकता है ये वाला OH उठ जाए, ठीक है। अब देखें, अब दोनों में से कौन सा उठेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन वहां पे बनाएगा। अगर ये वाला OH उठता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो मेरे पास इसका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होता। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 3 यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 यहाँ, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन उसके होते। कितने होते? 5 अल्फा हाइड्रोजन होते। तो इसमें भी, इस केस में भी उसके पास 3 यहाँ से, 2 यहाँ से 5। तो इसमें चाहे आप ये OH को हटाओ, चाहे आप ये OH को हटाओ, दोनों केस में आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, और वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय 5 अल्फा हाइड्रोजन, उसको 5 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी जब ये OH जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अब ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा एंड इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अगेन 2 OH दे रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश पूरा किया हुआ है क्वेश्चन को। तो ये OH जाने से तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, लेकिन ये जाने से सेकेंडरी बनता। हमको पता है इन ए गिवन कंडीशन हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ से जाने से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फिर से बनता। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। इनमें से तो ये वाला पहले ही आउट ऑफ रेस हो गया, क्योंकि कम स्टेबल है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, ये फिर से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा और इसमें भी 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो रेस में आउट हुआ वो ये है, ये आउट हो गया। अच्छा, अब बाकियों को देखें, 5 अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिसाइड नहीं कर रहा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। जब हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं डिसाइड करेगा तब कौन डिसाइड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। बिकॉज स्टेबिलिटी के जो 3 फैक्टर्स हैं उसको हम इस ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले हम रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस ठीक नहीं कर पाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ ऐसा था कि जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिसाइड नहीं किया, आपको इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करना पड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट, अच्छा बताओ, ये कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इंडक्टिव इफेक्ट OH का, नाइट्रो का, यहाँ पे कौन है OH। ये देखो साथ में अगर यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये OH है, माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना तो ये नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट है, इसको तो हमने पहले ही निकाल दिया। यहाँ पे भी अगर OH जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट है, तो सब में माइनस आई इफेक्ट है। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग था, सब में माइनस आई इफेक्ट है। तो हमको अभी यही देखना है कि सबसे कम माइनस आई इफेक्ट उसको कहाँ मिलेगा, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, ये वाले में जो नाइट्रो है, ये अगर फर्स्ट कार्बन में इसको मान लूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही पड़ा है, पास है, नाइट्रो काफी पास है। और यहाँ पे देखो, ये वाला अगर है तो थर्ड वाले कार्बन पे ही OH पड़ा हुआ है, काफी पास है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि माइनस आई तो है लेकिन दूर है, 1 2 3, इसको मैं 1 अगर पकड़ूँ तो 4th कार्बन पे जाके आ रहा है, ठीक है। तो यस, पूरा नॉलेज आपका यूज कर रहा है GOC का। हम लोग बोल रहे हैं GOC से क्वेश्चन नहीं आया, उतना अच्छे से क्वेश्चन नहीं आया, बट GOC का नॉलेज आपको यूज कर रहा है ना। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ये डिसाइड होगा ये क्वेश्चन, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना रहा है, ये वाला बना रहा है, तो ये सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज इट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है। नेक्स्ट चले,
ये आपको मिला है मेटलर्जी से। मेटलर्जी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्राम है, और अगर आप देखोगे तो मतलब जाके अभी लगेगा कि अरे क्यों नहीं पढ़ लिया इसको। हाँ, डायरेक्ट लिखा हुआ उसने ना, दो सेक्शन बना के दिए हैं, एक 500 to 900, उसमें दिखाया कौन सी रिएक्शंस होती हैं, और एक दिखाया उसने 900 to आई थिंक 1500, उसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं। आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो 900 to 1500 में वो बोल रहा है द रिएक्शन दैट डज नॉट हैपन 900 to 1500 में। अच्छा, 900 to 1500 की कैटेगरी में ये रिएक्शन डायरेक्ट आती है, वहां पे आपको डायरेक्ट दिखेगा। ये कंबस्टन रिएक्शन है, ये इस टेम्परेचर में पक्का हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये दो चीजें थी कि इनमें से कौन, देखो ये जो है ये रिएक्शन मेंशन नहीं किया हुआ, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल इसी के साथ इसी टेम्परेचर जोन में एक चीज लिख दिया कि स्लैग फॉर्मेशन, यू नो, सिलिका इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। मतलब इस टेम्परेचर जोन में सिलिका विल बी रिमूव्ड एज स्लैग। तो ये स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्लैग फॉर्मेशन है, तो उसी टेम्परेचर जोन में ये भी होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये होता है 500 to 900 में, तो वो नहीं पूछ रहा था, तो आंसर आपका 4 है। ये उल्टा सा ही हो गया, तो इसका आंसर क्या है? 4 है। गाइस करंट भी नहीं है और हम लोग वी आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। चलते हैं फिर आगे। ओके, नेक्स्ट भी ऑर्गेनिक का टोलेंस रिएजेंट के बिना ऑर्गेनिक क्या ही होगा। हाँ, तो ये टोलेंस रिएजेंट आई एम श्योर सबने पहचान लिया होगा। टोलेंस रिएजेंट काम क्या करता है, बोलो किसको, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? पहले कमेंट में टोलेंस रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? राइट, अब कमेंट में तो मैं आगे कैसे जाऊँ? नहीं, मैम बता देगी, ठीक है, फिर भी तथापि तुम्हारे ट्राई करेगा, ठीक है। ओके, तो टोलेंस रिएजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड दिखा रहा है, कीटोन दिखा रहा है, इतना सबको पता होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन तो नहीं देता है ना। तो एल्डिहाइड है, कीटोन पे कोई असर नहीं होगा, कीटोन एज इट इज रहेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम लोग वापस भी कमेंट कर सकते हो, बट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, तो टोलेंस रिएजेंट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैनॉट ऑक्सीडाइज कीटोन बट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। चलो, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, तो बोलो कौन सा आंसर है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, कीटोन को एज इट इज रखना है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसने ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है उसको मुश्किल नहीं लगेगा। चलो जी, अब सुब्रांशु सर का टर्न है। सुब्रांशु सर करेंगे कुछ अगेन, दैट इज come from your solid state। हाँ, এইটো একদম ইজি কুৱেশ্যন, চবেই জানাই solid stateৰ এইটো কুৱেশ্যন 92 টো সুধিছে। চ' তোমালোকক সুধিছে কি 1 edge of the what fraction of 1 edge of the centered octahedral void। প্ৰথম কথা চোৱা, যদি তোমালোকে এটা কিউবিক লেটিছ লৈ লওঁ, ইয়াৰ এজ যে থাকে, এজত তোমালোকৰ বেচিকেলি পজিশ্যন অফ অক্টাহেড্ৰেল ভইডছ, এটা এনচিইআৰটি এটা বক্স বনাই থোৱা আছে, তাতে পজিশ্যন অফ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডছ এণ্ড অক্টাহেড্ৰেল ভইডছটো লিখা আছে। তো তোমালোকে গম পোৱা যে অক্টাহেড্ৰেল ভইডছৰ পজিশ্যন ক'ত হয়? এজত হয়, এজত হয়। আৰু এই এজডালক যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ, এটা এজ কম্পেয়াৰ কৰিলে, মই অলপ কালাৰটো বদলাই লওঁ তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব। ছাপ'জ ৰেড কালাৰ লৈ লৈছোঁ। চ' এটা যদি মই এটা কিউবিক চেল বনাওঁ, এইফালে এটা হ'ব, ঠিক আছে, এফালে এনেকুৱা এটা হ'ব, ঠিক সেইদৰে ওপৰতো থাকিব। তো এইটো এই এজটোক লৈ পেলাই মই 4টা ইউনিট চেল বনাই আছোঁ। চ' মোৰ কাৰণে কিমান হৈ যাব? 1/4 হৈ যাব। আৰু এইটোৱে তোমালোকক সুধিছে ফ্ৰেকশ্যন কিমান হয়? 1/4। চ' এনচাৰ কোনটো? 1/4, অপশ্যন নম্বৰ 2। ঠিক আছে, একো নাছিলে, ইজি কুৱেশ্যন, সলিড ষ্টেটৰ পৰা আহিছে, সলিড ষ্টেট। তো সলিড ষ্টেটৰ পৰা দেখিলোঁ এবাৰ 2টা কুৱেশ্যন আহি গৈছে আমাৰ, ঠিক আছে, সলিড ষ্টেটৰ পৰা। নেক্সট এগেইন সিমিলাৰ, দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য স্পেচিছ ইন দ্য ৰিয়েকশ্যন। অ'কে, এইটো ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ পৰা আহিছিলে। A+B ইকুইলিব্ৰিয়াম দিছে, C+D are 2, 3, 10 and 6 mol per liter respectively at 300 Kelvin and delta G naught for the reaction। ভাই এইটো তো কমন কুৱেশ্যন হয়, একদম কমন। ডেল্টা G naught is equal to -2.303 nRT log of K equilibrium। এটা K equilibrium তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াবা? প্ৰথমতে চাই লোৱা, K equilibriumত তোমালোকৰ কি যাব? কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ C, কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ D ডিভাইডেড বাই কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ A ডিভাইডেড বাই কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ B। কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ C তোমালোকক কিমান দিয়া আছে? চোৱা, এইবোৰ লিখোঁতে খালি ভুল নকৰিবা। কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ C তোমালোকক দিয়া আছে 10 আৰু 6, চ' 10 × 6 এণ্ড কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ A কিমান দিয়া আছে? 2 × 3, চ' 2, 3, 6 গুচি গ'ল, চ' 10 থাকি যাব। চ' লগ অফ K ইকুইলিব্ৰিয়াম তোমালোকে কিমান পাই আছা? 1 পাই আছা। চ' বাছ ইয়াত বহাই দিয়া। এতিয়া প্ৰথম কথা চোৱা, এনচাৰটো কিহত আহিব? মাইনাছত আহিব। চ' মাইনাছত আছে, অ'কে, এইটোতো নহ'বই, ঠিক আছে। তো চোৱা, -2.303 এনৰ ভেলু তোমালোকে কিমান দিয়া আছে? এনৰ ভেলু তোমালোকে যদি চোৱা, -2.303 এনৰ ভেলু 6, সৰি এন নাই, ঠিক আছে, সৰি
RT ভুল হৈ যায় ঠিক আছে সো আৰৰ ভ্যালু তোমালোকক কিমান দি আছে 2 ক্যালোৰি সো 2 আৰু টি যদি সোৱা তোমালোকে টেম্পাৰেচাৰ কিমান দি আছে 300 কেলভিন আৰু লগ অফ কে ইকুইলিব্ৰিয়াম তোমালোকে কিমান পাইছা 1 পাইছা সো যদি এনসাৰটো সোৱা -2.303 ইনটু তোমালোকৰ কিমান আছে 600 ঠিক আছে তো 600 হলে 6 গুণ 1200 ৰ ওচৰত এনসাৰ আহিব লাগে 1200 মই এপ্ৰক্সিমেশন কৈ আছো এপ্ৰক্সিমেশনৰ এনসাৰটো 1200 ৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগে সো প্ৰথমটো 137 এটোটো হ'বই নোৱাৰে নেক্সট থাৰ্ডটো চোৱা -137 and option number 4 to plus asile ঠিক আছে পজিটিভ asile তো হেতুটো হবই নোৱাৰে অপশন নাম্বার 2 এটাই থাকিলে -1381.80 কিলো ঠিক আছে সো সেই বস্তু খালি ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিছিল বাকি ইজি আছিল ঠিক আছে এগেইন ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন এগেইন हक्कल्स रूल हाँ एरोमेटिसिटी तो डायरेक्ट हक्कल्स रूल एरोमेटिसिटी भी नहीं पूछ रहा हक्कल्स रूल तो हक्कल्स रूल तो सबको पता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना अच्छा n का जो वैल्यू है n का वैल्यू क्या हो सकता है 0 से स्टार्ट होता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है अकॉर्डिंगली अगर n को यहाँ पे 0 पुट करोगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर अगर ये 1 पुट करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर इसको 2 पुट करोगे तो 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऐसा तो ये आपको शायद पता ही है तो यहाँ बस क्या करना है आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 6 7 8 9 10 तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो ये भाई ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है ये भी फॉलो कर रहा है ये भी फॉलो कर रहा है यहाँ पे तो 4 दिख रहे हैं ये फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे देखो 4 दिख रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड और ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यहाँ चाहे ये फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे 8 दिख रहे हैं फॉलो नहीं कर रहा है और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 6 7 8 9 10 11 12 14 होने से ये फॉलो कर रहा है तो कौन कौन फॉलो कर रहा है 1 2 3 कौन कौन नहीं पूछ रहा वो कौन कौन पूछ नहीं रहा अलग तरह के मतलब इस बार क्वेश्चन पूछे कौन कौन नहीं पूछ रहा है कितना पूछ रहा है कितना है ना तो उसमें भी गलती मत करना 1 2 3 एंड 4 तो 4 ये वाला हमारा आंसर है ठीक है तो हक्कल्स रूल पे क्वेश्चन आया अच्छा अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी सब चीज़ को छोड़ते हुए डायरेक्ट स्टेबिलिटी पे आ गया जिसके बारे में एनसीईआरटी ने इतना कुछ लिखा ही नहीं है इतना कुछ भी नहीं लिखा है बट फिर भी स्टेबिलिटी पे आया क्वेश्चन तो स्टेबिलिटी देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी है काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है मेटल पे डिपेंड करता है मेटल कौन सा है मेटल का साइज क्या है मेटल का चार्ज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो मेटल नेचर पे डिपेंड करेगा 3D मेटल है 4D मेटल है 5D मेटल है कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इन सब में हमने जो देखा वो मेटल सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है चेक कर लेना आप लोग सब में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है मतलब मेटल और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा तो और जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है लिगेंड्स लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर और लिगेंड किस टाइप का है चीलेटिंग लिगेंड है या नहीं है तो इसमें यहाँ देखें हम ओवरऑल अगर देखें क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि सबसे स्टेबल पूछ रहा है तो सब में मेटल सेम है सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो हम अगर देख रहे हैं तो सिर्फ इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें चीलेटिंग लिगेंड्स हैं चीलेटिंग लिगेंड्स जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो और स्टेबिलिटी देते हैं तो एक है जिसमें चीलेटिंग लिगेंड है तो आई थिंक दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस तो ये वाला सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो आई थिंक इजी था बट वही है कि स्टेबिलिटी का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो जैसे आइसोमेरिज्म हो गया नॉमेनक्लेचर हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई क्वेश्चन आता तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता चलो ठीक है चलिए अभी बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन ठीक আছে रेडॉक्स এনে মানে বেলেন্সিংৰ ওপৰৰ পৰা নাহে লাগিলে এন ফেক্টৰৰ পৰা আহে বাট এইবাৰ মোষ্ট অফ দ্য টাইম তোমালোকে বেলেন্সিং এইটো বেলেন্সিং তথাপি একো ডাঙৰ মই তথাপি অলপ ডাঙৰ কৰি লিখি দিছোঁ Cr2O7 2- প্লাছ BSO4 SO3 sorry BSO3 2- প্লাছ CH প্লাছ এফালে দিয়া আছিলে 2ACr 3+ প্লাছ BSO4 2- প্লাছ C/2H2O
এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা অক্সিডেশ্যন ষ্টেট যদি তোমালোকে উলিওৱা চোৱা প্ৰথম কথা ক্ৰমিয়ামটো বেলেঞ্চ কৰি লোৱা ক্ৰমিয়াম এইফালে কেইটা আছে দুটা আছে এইফালে দুটা আছে চ' এৰ ভেলু তোমালোকে পাই গ'লা 1 ঠিক আছে এৰ ভেলু পাই গ'লা 1 এতিয়া যদি তোমালোকে এইফালে চোৱা চ' এইফালে কিমান আহিব 2x এইফালে থাকিব তোমালোকৰ 14 এইফালে গুচি গ'লে 12 চ' x আহি যাব তোমালোকৰ +6 চ' ইয়াত কিমান আহিব +6 আহি যাব ঠিক সেইদৰে যদি মই এইফালৰ পৰা চাওঁ এইফালে যদি চাওঁ ইয়াত কিমান আহি আছে +3 চ' কিমানৰ ডিক্ৰিজ হৈ আছে ডিক্ৰিজ কিমানৰ হৈ আছে ডিক্ৰিজ যদি চোৱা তোমালোকৰ কিমানৰ হৈ আছে 3 ডিক্ৰিজ হৈ আছে ঠিক আছে 3 কি হৈ আছে ডিক্ৰিজ হৈ আছে এইফালে যদি সালফেটৰ চোৱা তোমালোকে এইফালে আহি যাব -6 ক এইফালে গুচি গ'লে তোমালোকৰ আহি যাব +4 এইফালে আছে এইফালে যদি চাওঁ মই এইফালে -8 এইফালে গুচি গ'লে +-6 তো এইফালে কিমানৰ চেঞ্জ হৈ আছে তোমালোকৰ +6ৰ আহি আছে ঠিক আছে চ' এবাৰ চোৱা +4ৰ পৰা +6ৰ কিমানৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিলে 2 টাইমছৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে এতিয়া কি হ'ব লাগে আমাৰ চাৰ্জটো সেম হ'ব লাগে তো চাৰ্জ যদি সেম হ'ব লাগে তো মই ইয়াক এনেকুৱা কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম এটুক মই চোৱা ইয়াত ডিক্ৰিজ যে হৈ আছিলে ন ডিক্ৰিজ এটাৰ কাৰণে হৈ আছিলে যদি দুটাৰ কাৰণে ধৰো ইয়াতে 2 টো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' কিমান আহি যাব 6 ঠিক আছে ইনক্ৰিজটো তোমালোকৰ 2 হৈ আছে চ' যদি চাৰ্জটো বেলেঞ্চ কৰিব যাওঁ চাৰ্জ বেলেঞ্চ কৰিব গ'লে এফালেও কিমান আহি যাব কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' b তোমালোকৰ কি আহি যাব বেসিক্যালি 3 আহি যাব চ' ইয়াতো 3 থাকিব ইয়াতো 3 থাকিব চ' a 3 1 পালা b তোমালোকে কি পালা 3 পালা বাকি চাব দৰকাৰে নাই a1 কোড আছে অপচন এটোত আছে আৰু বাকি নাই এটো নহয় এটোত আছিলে a4 a3 সৰি অপচন নাম্বাৰ 4 টো যদি চোৱা a1 আছে b কিমান আছে 3 আছে আৰু c কিমান আছে 8 আছে সো অপচন নাম্বাৰ 4 টো তোমালোকৰ কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে সো এনেকে বিশেষ একো নাই জাস্ট তোমালোকে জানিব লাগে ব্যালেন্স কেনেকৈ গুটেইখিনি কৰিব গলে এগেইন ইট উইল টেক টাইম ঠিক আছে এগেইন তোমালোকে কৰিবা ইলেক্ট্ৰনিক মেটাৰ কিবা কিবি আছে সেইবোৰ বাদ দিয়া সো ডাইৰেক্টলি সেইবোৰ নকৰাকে কিমান সহজত তোমালোকে এনসাৰটো উলিয়াব পাৰা মেইন থিং হল এক্সামত অতি সহজত আৰু কম সময়ত তোমালোকে এনসাৰ উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে সো এটো হৈ গল তোমালোকৰ ৰেডক্সৰ পৰা আহিছে redox so next question sound next question আৰু এটা আছে যে তাতে কি আছে নিউট্ৰিয়েন্ট ওকে হেতু अगेन হেতু যোনটো কোৱেশ্চন আছে এনভায়ৰনমেন্টাল কেমিষ্ট্ৰি পৰা আহিছে আৰু সবতছে ইন্টাৰেস্টিং কথা সেম তোমালোকৰ কনসেপ্ট ইউট্ৰিফিকেশনৰ বিষয়ে তোমালোকে বায়োলজিটো পঢ়িব পাইছা মেডিকেল ষ্টুডেন্টছৰ বায়োলজিটো পঢ়িছে লাগে কেমিষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্স এৰি নিদিয়া কিয় বায়োলজি পঢ়িবাই ঠিক আছে তথাপি কৈছো ইউট্ৰিফিকেশন বেসিক্যালি ইউট্ৰিফিকেশনটো মই পুৰা ডেফিনেশনত তোমালোকক ক'ব না ইউট্ৰিফিকেশন মানে কি হয় চোৱা যে সাপোজ এডোখৰ হৈ গল পণ্ড এটা সাগৰ বা এটা হইলা জলাশয়ত তোমালোকৰ কি আহিব যে ফ্লোৰা আৰু ফৌনা তোমালোকৰ কি গজিব ইয়াতে গজিব ফ্লোৰা এণ্ড ফৌনা মানে গছ গছনি গজিব বা তোমালোকৰ লতা জাতীয় যিকোনো গজিব হেতুৱে সো সেইবোৰ গজাৰ কাৰণে ইয়াত কি হৈ যাব যোনটো তোমালোকৰ ইউট্ৰিফিকেশন আছে তাতে তোমালোকৰ নিউট্ৰিয়েন্ট কি হয় ৰিচ হয় নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ হোৱাৰ কাৰণে তাতে অক্সিজেন কি হয় বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে অক্সিজেন বেছি থকাৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াত সাপোজ এইবোৰ মাইক্ৰো অৰ্গানিজম ঠিক আছে এটো হৈ গল মাইক্ৰো অৰ্গানিজম কিবা ঠিক আছে এই মাইক্ৰো অৰ্গানিজমে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা অক্সিজেন লব অক্সিজেন ললে ওভাৰঅল যেটো প্ৰসেস আছে ওভাৰঅল এই ইউট্ৰিফিকেশনত যোনটো বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বিওডি কি হৈ যায় তোমালোকৰ ডিক্ৰিজ হৈ যায় সো এটা কথা যে শিওর ইউট্রিফিকেশন নিউট্রিশন রিচ হয় বাট অক্সিজেন কি হৈ যায় কমি যায় বাস কেটুৱে চাব লাগে সো স্টেটমেন্ট 1 ত নিউট্রিয়েন্ট ডেফিশিয়েন্ট লিখি দিছে নিউট্রিয়েন্ট ডেফিশিয়েন্ট তো নহয় নিউট্রিয়েন্ট রিচ হয় সো স্টেটমেন্ট 1 তো তোমালোকৰ কি হৈ গল ফলস হৈ গল ওই স্টেটমেন্ট 2 ত কি লিখি আছে ইউট্রিফিকেশন লিড টু দ্য ডিক্রিজ হবই লাগিব ইন দ্য লেভেল অফ অক্সিজেন কৈছে ন বিওডি কান মাইক্ৰো অৰ্গানিজমে সেই অক্সিজেন বোৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ বিওডি কমি গৈছে সো হেতু কাৰণে তোমালোকৰ স্টেটমেন্ট 2 কি হৈ গল true হৈ গল so statement 1 is false and statement 2 is correct so কত আছে statement 1 is incorrect and statement 2 is true so option number কি হৈ গল 3 হৈ গল environmental chemistry পৰা আহিছে ঠিক আছে हां फिर ऑर्गेनिक आ गया ऑर्गेनिक में आया अच्छे से ऑर्गेनिक से आए हां ये लास्ट चलो ऑर्गेनिक से और मतलब आना ही चाहिए इतना टाइप का क्वेश्चन रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक में तो आना ही चाहिए तो देखो ये क्या है एल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहे हैं साथ में क्या देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर कर रहे हो तो दो तरह का रिडक्शन करते हैं वन रिड्यूस टू अल्कोहल अदर रिड्यूस टू एल्केन एल्केन के लिए आपको क्लीमेंसिस रिडक्शन यूज करना है वुल्फ किस्टर यूज करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपको अल्कोहल ही मिलेगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम सो ये रहा एल्डिहाइड को जब रिड्यूस किया तो हमको यहाँ ए होगा अल्कोहल सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला मतलब वो इथाइल अल्कोहल होगा
ठीक है। फिर अल्कोहल को ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड हीट, तो अल्कोहल को जब ट्रीट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड हीट से तो क्या हो जाएगा उसका, सल्फ्यूरिक एसिड हीट से H+ एंड हीट, तो उसका डिहाइड्रेशन होगा। अरे तो बहुत इजी था, OH यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, तो जो B है वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर B में कुछ ऐड कर रहा है, ये रोड मैप होते हैं जो मैं बहुत क्लास में कराती थी, अगर याद हो तो हाँ, रोड मैप बहुत कराती हूँ मैं हमेशा, तो रोड मैप से ही मतलब केमिस्ट्री समझ में आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसमें HBr डालना है, वो भी उसमें कुछ भी देखना नहीं है आपको, मार्कोनी को भी देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक H लगा दो, Br लगा दो, डबल बॉन्ड जो C उसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये हमको मिलने वाला है यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड। तो C जो है वो इथाइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल ब्रोमाइड है। अब रिएक्शन देखो, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहा है ब्रोमोबेंजीन के साथ सोडियम एंड ईथर, राइट। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, अगर ये भी अल्काइल हैलाइड होता तो वुड्स रिएक्शन हो जाती, अब ये वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेम रिएक्शन पे बहुत क्वेश्चन है राइट मैम, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, और किसका प्रेजेंस में, सोडियम एंड ड्राई ईथर का प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपको Br हटाना है और ये इथाइल ऊपर लगा दोगे तो आपको मिलेगा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन C2H5। कहाँ है इथाइल बेंजीन, ये वाला आपका इथाइल बेंजीन। डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये फिजिकल से है, लास्ट फिजिकल का क्वेश्चन कर, फिजिकल क्वेश्चन एटू तो फिजिकल की कम अगेन সারফেস কেমিস্ট্রি বাট ইয়েস সারফেস কেমিস্ট্রি সে মানে এনে বহুত কম দেখিবলৈ পোৱা যায়, বাট এবাৰ সারফেস কেমিস্ট্রি পৰা আহি গৈছে কুৱেশ্যন আৰু বহুত ইজি, মানে কলয়েড চলয়েড বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, গোল্ড পাৰ্টিকেল চাৰ্টিকেলৰ কিবা কিবি কুৱেশ্যন আহে এভৰি ইয়েৰ, বাট এবাৰ একদম ইজি কুৱেশ্যন সুধিছে। এইটোত কি সুধিছে, পিউমিক ষ্টোন ইজ এন এক্সাম্পল, কুৱেশ্যনটো ক'ৰ হয়, সারফেস কেমিস্ট্রি হয়, ঠিক আছে, সারফেস কেমিস্ট্রি হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে না সারফেস কেমিস্ট্রি এখন টেবল বনাই ৰাখিছে, কোনটো সোল হয় কোনটো কলয়েড হয়, ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা এক্সাম্পল উঠাই দিছে, ডাইৰেক্ট এক্সাম্পল উঠাই দিছে তাৰ পৰা। वो तो बोला ही जाता है सरफेस केमिस्ट्री में, बोला जाता है कि उसको तो याद करना है ना, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो सरफेस केमिस्ट्री से आता ही है। आपको 2 मिल गए आंसर सॉलिड सोल, पिउमिक सोल कोनটো एग्जांपल है, सॉलिड सोल ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो पी ब्लॉक फिर से आया, पी ब्लॉक। हाँ, तो पी ब्लॉक भी जब भी पी ब्लॉक किया जाता है ग्रुप नंबर 16 में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत होती है। ग्रुप नंबर 16 में मुझे समझ ही नहीं आता कराना क्या है, तो उसके जनरल प्रॉपर्टीज कराते हैं और ऑक्सी एसिड्स कराते हैं, यही ऑक्सी एसिड्स कराए जाते हैं और उसी में से क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड अब देख लेते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा क्विकली, वही बात है कि ये जो लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं इनमें हमने टाइम सेव करना कैसे है, टाइम सेव कैसे करना है ना, तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि हम लोग को टाइम सेव करना चाहिए इसमें। एटलीस्ट सल्फ्यूरिक एसिड को तो जानते हो अच्छे से, आप सल्फ्यूरस एसिड को तो जानते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबने फटाफट देखना है ऐसे, सल्फ्यूरिक एसिड में ये है, क्योंकि वो जो आपके ऑप्शन दे रहा है उसमें क्या क्या देख रहा है वो कि SOH बॉन्ड और S डबल बॉन्ड O कितने हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स हैं और 2 हैं SOH बॉन्ड्स, राइट। ऐसे ही अगर सल्फ्यूरस होता तो उसमें एक ऑक्सीजन हटा दो, ये सल्फ्यूरस होता, ये वाला सल्फ्यूरस होता, तो एटलीस्ट मुझे 2 पता है, तो मैं हमेशा वो याद करने की वो ट्राई करती हूँ, अप्लाई करने का आप लोगों को भी सिखाती हूँ। तो मान लो मुझे ये नहीं पता, मान लो मुझे ये भी नहीं पता, तो भी ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो। तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड से स्टार्ट हो जाओ। सल्फ्यूरिक एसिड में मेरे पास 2 सल्फर ऑक्सीजन और 2 OH बॉन्ड होने चाहिए। लेट्स सी कहाँ पे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 सल्फर ऑक्सीजन एंड 2 मुझे चाहिए ये 2SOH एंड 2SO, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। ऑप्शन B4 सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस भी देख लूँ, 2 मैं चलो देख लेती हूँ क्योंकि दोनों मुझे पता है। सल्फ्यूरस एसिड में क्या चाहिए, 2SOH चाहिए और 1 SO चाहिए, 2SOH एंड 1, तो मुझे पता चला ये सल्फ्यूरस है ना। तो अब मेरा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जिसमें B4 होना चाहिए और D क्या होना चाहिए, D होना चाहिए 2। मतलब मान लो मुझे बाकी नहीं पता, बाकी भी दिखाऊंगी, मान लो मुझे नहीं पता, तो लेट मी सी कि कैन आई गेट द आंसर वेयर B इज 4। लेट मी चेक, B इज 4। देखा, ये हमेशा शैतानी करते हैं, B4 2 में दे रखा है B4, तो लेकिन मेरा आंसर ये हो सकता था। उसके बाद D2 अब तो खेल गया, इसमें पूरा खेला, लेकिन नहीं ना, ठीक है नहीं। तो ये देखो, इसमें मेरे को एक समझ में आया था B4 में मुझे 2 आंसर्स मिल गए थे, लेकिन नेक्स्ट भी मुझे पता है कि D2 होना चाहिए, तो दोनों में से एक सिलेक्ट हो गया। देखो, ये D1 बोल रहा है, ये D2 बोल रहा है, तो मेरा आंसर ऑलरेडी 1 हो गया। इवन इफ आई डिड नॉट नो पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड
पर एंड पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर मुझे नहीं भी पता होता तो भी मेरा हो जाता। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ट्राई करना, सब चीज़ हमको पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। एंड वन मोर थिंग, ऑक्सो पैरोक्सो, ये तो लिंकेज मोस्ट ऑफ द सबे जाना है केनेকুৱা लिंकेज है। पैरोक्सो में ये वाला लिंक होगा ही होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ना, वो ये दिखा भी रहा था, ये देखो SOS OO है ना, पैरोक्सो में होगा ही होगा, पैरोक्सो तो पक्का ये होगा है ना। अच्छा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज ओलियम, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में यस ये है ना। तो जिस मतलब उनको भी बोल रही हूँ, वो भी स्टूडेंट जिसको पता भी था उसको भी मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा जल्दी, जिसको पता भी था उसको भी मैं बोल रही हूँ कि जल्दी। इतना सारा स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, इतना बड़ा ए बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, मेरा टाइम तो जाएगा ही जाएगा, मेरा पेपर भी थोड़ा सा यूज हो जाएगा है ना। तो अच्छा है पहले मैं ये कर लूँ। सल्फ्यूरिक एसिड में मतलब मैंने तो बनाया, आपको याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, कितने SOH बॉन्ड है, कितने SO बॉन्ड्स है ना। तो दैट्स द वे, लाइक हम लोग जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, आंसर हुआ कौन सा भाई? आंसर हुआ 1 है ना, A3 देखें, A3 राइट है, तो आंसर 1 है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हो गया। तो होपफुली इंटरेस्टिंग सेशन अब तो ऑब्वियसली लगा होगा, क्योंकि एग्जाम ओवर हो चुका है, एग्जाम की नर्वसनेस अब नहीं है। तो वी आर श्योर, ऑल्दो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम लोग को ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन भी हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, तो हम लोग तो अलग ही उसमें जाते हैं क्वेश्चन को देख देख के। बट एज स्टूडेंट आप लोगों को कैसा लगा होगा, वी कैन अंडरस्टैंड। नर्वसनेस रहती है वहाँ पे, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी कभी कभी होता है कि नहीं अच्छा से कर पाते हो। बट इन द एंड यही बोलना है कि अगर तो आपने बहुत अच्छा कर लिया ऑलरेडी, आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई, बहुत बढ़िया, क्रैक कर लिया, कंग्रेचुलेशंस, राइट। इवन इफ यू हैव नॉट, सो डू नॉट फील, कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लेके आओ। डू नॉट फील यू आर नॉट गुड इनफ, ये कभी मत सोचना दैट आई एम नॉट गुड इनफ। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। ओनली थिंग इज कॉम्पिटिशन इज हार्ड, राइट। कॉम्पिटिशन इज हार्ड, यू आर गुड इनफ। आप अच्छे हो मतलब बस यही है कि आपका डे नहीं था, इट वॉजंट योर डे, तो यही है। बट कभी भी डिसहार्टन मत हो, हाँ, डिसहार्टन मत हो, आपके लिए है और जिंदगी पड़ी है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स ट्राई। अगर आपको इच्छा है आप दोबारा ट्राई करो, नहीं इच्छा है whatever you feel like doing, है ना, do that। लेकिन ये मत सोचो आई एम नॉट गुड एनफ। मैम ऑन एन एवरेज कितना 120 130 130 तक हो जाने से आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तो ट्रिकी था, थोड़ा ट्रिकी है ना, अग्रीड, थोड़ा सा ट्रिकी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। असर्शन रीजनिंग ने पूरा अच्छे से वो भी किया, तो आई थिंक अगर आप स्कोर कर रहे हो 130 प्लस, तो यू आर ऑन अ सेफ साइड ইন কেমেষ্ট্ৰি, ঠিক এনেকুৱা নহয় যে গতিকে এণ্ড ওৱান মোৰ থিং, যিসকলে ভাবিছা যে পাৰিম, দে ৱেল এণ্ড গুড, ঠিক আছে, বেষ্ট অফ লাক তোমালোকৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে। আমাক কণ্টেক্ট কৰিবা যদি তোমালোকৰ কিবা দৰকাৰ হয়। আৰু যিসকলে নাই পঢ়া তেওঁলোকেও যাতে হোপ লুজ নকৰা, ৰাইট মেম। সেইকাৰণে এনেকুৱা নহয় যে লাইফৰ লাষ্ট এক্সাম হৈছে আৰু আছে, আৰু আমি তোমালোকৰ লগত আছোৱেই, ঠিক আছে। অনলাইন মাধ্যমেৰে তোমালোকে গমে পাইছা, স্ক'ৰ ডেমি তোমালোকৰ লগত আছে, এণ্ড অফলাইনতো আছোঁ আমি। এনেকুৱা নহয় যে অকল স্ক'ৰ অনলাইনত আছোঁ, অফলাইনত আমাৰ যোনটো চেণ্টাৰ আছে শিলপুখুৰীত, মাইণ্ড পাৱাৰ স্ক'ৰ আৰু এড্ৰেছটো যদি তোমালোকক অলপ SBI ইভিনিং ব্ৰাঞ্চ বুলি কয়, আৰু লগতে চবে হোটেলত গৈ থাকে আই থিংক, ৰাইট। চ' উৰুকা হোটেলখন আছে, উৰুকা হোটেলৰ ছাইডতে আমাৰ অফলাইন চেণ্টাৰটো আছে, চ' তোমালোকে ভিজিট কৰিব পাৰা। আৰু তোমালোকক যদি ফিউচাৰ আকৌ যদি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰা, চ' আমি ইমিডিয়েট আমাৰ নিউ বেটচ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এণ্ড তাৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে অতি সোনকালে পাই যাবা, ঠিক আছে। হা 17 মে পৰা আমাৰ নতুন বেটচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব নীট কাৰণে। তো ইফ ইউ ফিল লাইক, you are most welcome. Thank you so much. Thank you students.